शायद हर किसी की जवानी में कुछ न कुछ अफसोस रहता है ना? एक ऐसी सीक्रेट क्रश जो कभी खत्म ही नहीं होती। किसी के प्यार में जल्दबाजी में पड़ जाना, या फिर ग्रेड्स जो आइडियल नहीं थे, या फिर वो शख्स जिसके साथ आप थे तो सही, लेकिन साथ रह नहीं पाए। वक्त आखिरकार सब कुछ शांत कर ही देता है। लेकिन जब आप सच में यादों की बेड़ियों को तोड़ते हो, तो ये दिमाग में एक ऐसा तूफान जरूर लाती हैं जो कभी शांत नहीं हो पाता। अपनी उस जवानी में, जिसे मैंने बहुत मामूली समझा था, किसी ने बड़े ध्यान से और अजीब तरीके से साल दर साल मेरी हिफाजत की थी। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर उसने फाउंटेन पेन से बड़े करीने से लिखा था, जुनियोंग, क्या हम साथ रह सकते हैं? 17 तारीख को वो तुम्हारा वांथू चौराहे पर इंतजार करेगी। बीजिंग यूनिवर्सिटी जाने से एक दिन पहले मैं ऑनलाइन ब्राउज कर रहा था और मैंने एक पोस्ट देखी, हाई स्कूल से तुम्हारा सबसे बड़ा अफसोस क्या है? इस सवाल को देखकर मेरे दिमाग में तुरंत एक खूबसूरत और नाजुक चेहरा आ गया। मेरा सबसे बड़ा अफसोस शायद ये है कि जब मैं 16 साल का था तो मुझ में उस लड़की को अपना प्यार जताने की हिम्मत भी नहीं थी जिसे मैं पसंद करता था। दिल थोड़ा कड़वा हो गया। वो लाइन टाइप करने के बाद मैंने फ़ोन नीचे रखा और अपना सामान पैक करने लगा। लेकिन पूरी दोपहर मेरा दिल शांत नहीं हो पाया। मेरे ईयरफोन में जे चाओ का गाना एनीथिंग इम्पॉसिबल बार बार बज रहा था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे उस तपती हुई गर्मी में वापस ले गया। मेरे पास एक राज है जिसे मैंने 7 सालों से छुपा कर रखा है। उस राज का नाम है डुक्सी। 10वीं क्लास के पहले दिन डुक्सी ने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पोडियम पर स्पीच दी। मैं क्लास 5 की फ्रंट रो में खड़ा होकर आधे घंटे से भी ज़्यादा देर तक उसे घूरता रहा। शायद उस छोटी सी उम्र में मुझे अभी भी समझ नहीं आया था कि किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है। लेकिन उस दिन मेरी दिल की धड़कन का तेज होना और मेरा थोड़ा लाल चेहरा मुझे याद दिला रहा था, पिंग जुनियोंग, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। क्लास 5 से क्लास 1 की दूरी, तीसरी मंजिल से पहली मंजिल की दूरी थी। 54 सीढ़ियाँ, 108 कदम, यही दूरी थी मेरे और डुक्सी के बीच। उस दिन के बाद मैं हर ब्रेक में उसकी क्लासरूम के पास से गुजरता था। गुजरते वक्त मैं ऐसे दिखावा करता जैसे यूं ही अंदर झांक रहा हूं। कभी कभी वो अपने आसपास के क्लासमेट्स के साथ खुशी से बातें करती होती, तो कभी मैं दूसरी क्लासेस के लड़कों को उसे लव लेटर और गिफ्ट देते देखता। अच्छे दिनों में हमारी आंखें मिल जाती। हर बार मैं बड़ी बेरुखी से अपनी नज़र हटा लेता और उसकी क्लास की डोर पास करने के बाद ही जल्दी से वहाँ से भागता। इवनिंग सेल्फ स्टडी के आखिरी पीरियड में मैं अपने स्क्रैच पेपर पर बार बार उसका नाम लिखता, डुक्सी, डुक्सी। भला किसी का नाम इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? डुक्सी इतनी मशहूर थी कि भले ही वो हमारी क्लास में नहीं थी, हर ब्रेक में मेरी क्लास के लड़के हमेशा उसी के बारे में बातें करते। जब भी मैं उसका नाम सुनता, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुलकर उन लड़कों के साथ मिलकर उसकी हर बात पर चर्चा करूं। मुझे डर लगता था कि कहीं दूसरे ये न समझ लें कि उसके लिए मेरी फीलिंग्स अलग हैं। लेकिन मुझे इस बात से भी डर लगता था कि कहीं उन्हें पता न चले। 10वीं के दूसरे सेमेस्टर में होम रूम टीचर ने हमें आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम चुनने का फॉर्म जमा करने को कहा। इस बारे में मेरी कोई खास राय नहीं थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि मैं साइंस लूं। मेरे क्लासमेट्स भी कहते थे कि साइंस बेहतर है। लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहता था कि डुक्सी साइंस लेगी या आर्ट्स। उस दिन जब मैं डुक्सी की क्लास के पास से गुजरा, तो मैं सच में एक बार के लिए हिम्मत जुटाना चाहता था, ताकि बहादुरी से उससे पूछ सकूं, हाय डुक्सी, मैं पिंग जुन्योंग हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम आर्ट्स लेने वाली हो या साइंस? लेकिन आखिर में मैं वो कदम नहीं उठा सका। सारी गर्मी की छुट्टियां मैंने दुआ मांगी। मैंने प्रार्थना की कि लेडी लक मुझ पर बस एक बार मेहरबान हो जाए। प्लीज मुझे डुक्सी के साथ एक ही क्लास में डाल दो। किस्मत सच में कुछ देर के लिए मुझ पर मेहरबान हुई। जब नया सेमेस्टर शुरू हुआ, तो मैंने सच में डुक्सी को अपनी क्लासरूम में देखा। हम ग्रेड के हिसाब से बैठते थे। डुक्सी पहले नंबर की सीट पर थी और मैं 15वीं सीट पर। इस पोजीशन से मुझे डुक्सी का साइड प्रोफाइल देखने के लिए बस अपना सिर 45 डिग्री घुमाना पड़ता था। फिजिक्स क्लास में टीचर बोर्ड पर एक के बाद एक समझ से परे डेफिनेशन लिखते जाते, और मैं बस अपनी ठुड्डी हाथ पर रखकर डुक्सी को खाली खाली घूरता रहता। कुछ बार डुक्सी ने भी पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र मेरे आसपास से गुजरी। हर बार मैं इतना नर्वस हो जाता कि हिलने की हिम्मत नहीं होती। मैं उसकी नज़रों से बचना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि ऐसा करना कहीं ज़्यादा साफ न दिखे। डुक्सी के पीछे मुड़ने की आवृत्ति बढ़ने लगी और उसकी नज़र भी अक्सर मेरे आसपास ही रुकने लगी। मेरा दिल खुशी और घबराहट दोनों से भर गया। क्या वो मुझे देख रही है या किसी और लड़के को? लेकिन मेरे आसपास तो मैं ही अकेला लड़का था। डुक्सी, कहीं वो किसी लड़की को तो नहीं देख रही? शायद हर किसी को ऐसा वहम होता है। जिसे आप चुरा चुरा कर देख रहे हो, वो भी आपको चुरा चुरा कर देख रही है। जिस पर आपका क्रश है, उसे भी आप पर क्रश है। लेकिन वहम आखिर में वहम ही होता है।
मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि हर बार जब डुक्सी मुड़ती थी तो वो अपने पीछे लगी दीवार घड़ी देखने के लिए मुड़ती थी। तो क्या टॉप स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं कि क्लास कब खत्म होगी? साइंस के सब्जेक्ट मेरी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल थे। जो सवाल समझने के लिए मुझे हर दिन देर रात तक जागना पड़ता, डुक्सी उन्हें सिर्फ एक बार सुनकर सीख जाती थी। आधा सेमेस्टर बीत गया। वो पूरे ग्रेड में पक्के तौर पर पहले स्थान पर थी, जबकि मेरी रैंकिंग 7 स्थान नीचे खिसक गई थी। मिड टर्म एग्जाम के बाद होमरूम टीचर ने मुझे अपने ऑफिस बात करने के लिए बुलाया। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं और क्लास में ध्यान भटकाना बंद करूं। उसने मुझे डुक्सी और लिनफेंग से सीखने को कहा, क्योंकि उनके ग्रेड बहुत स्टेबल हैं। लिनफेंग डुक्सी का डेस्कमेट था। डुक्सी पूरे ग्रेड में पक्की पहले स्थान पर और लिनफेंग पक्के दूसरे स्थान पर। इसके अलावा वो दोनों पूरी क्लास के माने हुए गोल्डन कपल भी थे। ग्रेड्स, लुक्स, फैमिली बैकग्राउंड, वो हर तरह से एक परफेक्ट मैच थे। आर्ट्स फेस्टिवल के दौरान टीचर ने होस्टिंग का मौका डुक्सी और लिनफेंग को दिया। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ऐसा लगता है कि खूबसूरत लोगों की जिंदगी कुछ अलग ही होती है। उन्हें बस वहां खड़ा होना होता है और वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। उस दिन मैंने एक हल्की सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। लिनफेंग ने उसी रंग का एक स्टाइलिश सूट पहना हुआ था। मैं स्टेज के नीचे एक ऐसी जगह पर बैठा था जो किसी को नजर ना आए और मंच पर चमकते हुए इंसान को देख रहा था। उनकी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन देख रहा था। मेरे कानों में जूनियर्स की ओर से उनके लिए की जा रही अनगिनत तारीफें गूंज रही थीं। उस दिन डुक्सी और लिनफेंग की फोटो स्कूल के कन्फेशन पेज पर वायरल हो गई। और जहां तक मेरी बात है, मेरी हिम्मत सिर्फ चोरी से डुक्सी की फोटो क्रॉप करके सेव करने की हुई। मेरा दिल खुशी और कड़वाहट दोनों से भर गया। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ऐसे इंसान से प्यार हो गया है जो मेरी लीग से बाहर है। दिन तेजी से बीतते गए। पलक झपकते ही एक सेमेस्टर बीत गया। क्लासरूम के पीछे लगी ग्रेड शीट पर मेरी रैंक 7वीं थी। डुक्सी अभी भी पहले स्थान पर थी। हमारे नामों के बीच 7 से कम सेंटीमीटर का फासला था। लेकिन इस 10 सेंटीमीटर के गैप को पाटने के लिए मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। छुट्टियों के दौरान शहर में पहली भारी बर्फबारी हुई। मैंने खिड़की खोली और गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखकर एक इच्छा मांगी, प्लीज मुझे डुक्सी के थोड़ा और करीब आने दो। जब नए साल की घंटी बजी तो मैंने अपना फोन उठाया, ये सोचते हुए कि क्या डुक्सी को नए साल का मैसेज भेजूं या नहीं। बस एक लाइन। अगर डुक्सी ने जवाब दे दिया तो मैं माफी मांग लूंगा और कहूंगा कि ये एक ग्रुप मैसेज था। उम्मीद है मैं आपको परेशान नहीं कर रहा। फिर मैं गंभीरता से उसे नए साल की शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन क्या डुक्सी सच में जवाब देगी? उसे तो कितने सारे लोगों ने मैसेज भेजे होंगे। सोचने वाली बात यह थी कि डुक्सी मेरी क्यू लिस्ट में इतने समय से है, लेकिन हमने कभी बात नहीं की। जब दीवार की घड़ी में 12 बजे मेरे फोन पर डुक्सी का एक मैसेज आया, नया साल मुबारक हो, मैं एक ऐसे एहसास से अभिभूत हो गया जिसे खुशी की उड़ान कहते हैं। मैंने झट से चैट इंटरफेस खोला और सोचने लगा कि कैसे जवाब दूं जो गंभीर भी लगे और नेचुरल भी। क्या ये ग्रुप मैसेज है? चैट इंटरफेस पर बार बार दिख रहा था। सामने वाला टाइप कर रहा है, स्टूडेंट पिंग जुनयोंग, तुमने फाइनल एग्जाम में अच्छा किया। नए साल में तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। मुझे डुक्सी की तरफ से एक ग्रीटिंग मिली। सिर्फ पिंग जुनयोंग के लिए एक नए साल का मैसेज। मैंने फोन को अपने सीने से लगाया और अपने बिस्तर पर उत्साह से लौटने लगा। स्टूडेंट डुक्सी, नया साल मुबारक हो। मैं तुम्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टूडेंट पिंग जुनयोंग, क्या नए साल के लिए तुम्हारी कोई इच्छा है? शायद मैं इसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी थी, डुक्सी के थोड़ा और करीब जाना। सर्दियों की छुट्टियां तेजी से बीत गईं। मैं उम्मीद और अनिच्छा के मिले जुले भाव के साथ नए सेमेस्टर में दाखिल हुआ। इस सेमेस्टर सीटिंग अभी भी ग्रेड के हिसाब से थी। इस बार मैं डुक्सी के पीछे डायगोनली बैठा। जब मैं लेक्चर समझ नहीं पाता था तो मैं आदतन अपनी ठुड्डी हाथ पर रखकर डुक्सी का साइड प्रोफाइल घूरने लगता। लेकिन मैंने अपने स्क्रैच पेपर पर उसका नाम लिखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम इतने पास बैठे थे। वो बस सिर घुमाकर ही देख सकती थी। एक दिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए सेल्फ स्टडी सेशन के दौरान मैं मैथ्स वर्कशीट का सबसे मुश्किल आखिरी सवाल हल नहीं कर पाया। मैंने साफ तौर पर इस तरह के सवाल पहले कई बार किए थे, लेकिन मुझे अभी भी नहीं आया कि इसे कैसे करना है। कुछ बार कोशिश करने के बाद अचानक मुझे बहुत निराशा हुई। गुस्से में मैंने वर्कशीट को एक तरफ धकेल दिया। शायद मेरी हरकत बहुत तेज थी और इससे डुक्सी को दिक्कत हुई। उसने अपना सिर घुमाया और काफी देर तक मेरे स्क्रैच पेपर को घूरती रही। क्या मैंने तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब किया? सॉरी, मैंने धीमी आवाज में उससे माफी मांगी। डुक्सी करीब झुकी और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली, ये सवाल टेक्स्ट बुक के एक एग्जाम्पल का वेरिएशन है, सिद्धांत एक ही है। उसके हाथ में पकड़ी पेंसिल पेपर पर चलती रही। वो मेरे बहुत करीब थी। मैं खाली खाली उसकी पलकें झपकते हुए घूरता रहा। डुक्सी बहुत स्मार्ट है। उसका तरीका क्लास में टीचर के सिखाए तरीके से भी ज्यादा छोटा और सटीक है।
तुम क्लास में टीचर के बताए तरीके को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होना आसान है। इसके बाद उसने गंभीरता से मुझे एक और तरीका समझाया। समझ आया? डुक्सी ने अचानक ऊपर देखा। हमारी आंखें अनजाने में मिल गईं। मैं इतना चौंक गया कि मैंने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। मेरा एकमात्र अवचेतन रिएक्शन सिर हिलाना था। समझ आ गया। जब मैंने स्क्रैच पेपर वापस लिया तो गलती से मेरा हाथ डुक्सी के हाथ को छू गया। मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा। नहीं, मेरा मतलब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। डुक्सी हंस पड़ी। स्टूडेंट पेंगुनयोंग, जब भी तुम नर्वस होते हो तुम हकलाने क्यों लगते हो? डुक्सी ने अपना सिर झुकाया। उसकी चमकती आंखें मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। उस पल मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे डर था कि कहीं मेरी छोटी सी फीलिंग दिख न जाए, और इससे भी ज्यादा डर था कि डुक्सी मुझे बेवकूफ समझेगी। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, स्टूडेंट पिंग जुनयोंग, तुम ऐसे बहुत क्यूट लगते हो। क्या मैं तुम्हें जुनयोंग बुला सकती हूँ? मिडिल स्कूल में लोग मुझे निकनेम भी देते थे, लेकिन वो सब निकनेम बुरे इरादे से दिए जाते थे। वो ऐसे लहजे में बोलते थे जो मना करने की इजाजत ही नहीं देता था। मुझे ना कहने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। सिर्फ डुक्सी ने ही धीरे और विनम्रता से मुझसे पूछा, स्टूडेंट पिंग जुनयोंग, क्या मैं तुम्हें जुनयोंग बुला सकती हूँ? उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर मैं जवाब देना तक भूल गया। स्टूडेंट पिंग, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मुझे बस लगता है कि तुम्हें ऐसे बुलाना बहुत क्यूट है। डुक्सी की आवाज़ में थोड़ी बेचैनी थी। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, तुम मुझे जो चाहो बुला सकती हो। डुक्सी ने अपना सिर घुमा लिया, लेकिन मेरा दिल काफ़ी देर तक शांत नहीं हो सका। बाकी की आधी क्लास में मैं एक भी सवाल हल नहीं कर पाया। शाम को एक गिफ्ट शॉप के पास से गुजरते हुए मैंने अपने 2 दिन के बचाए हुए पॉकेट मनी से एक बेहतरीन पासवर्ड वाली नोटबुक खरीदी। मैंने उस कागज़ के टुकड़े को फाड़ कर निकाला जिस पर हम दोनों ने आज साथ चर्चा की थी, और उसे नोटबुक के पहले पन्ने पर चिपका दिया। फिर मैंने ध्यान से उसके नाम से भरे हुए कागज़ को काटा और डुक्सी के स्क्रैच पेपर के बगल में चिपका दिया। ऐसा लगा जैसे ऐसा करके हमारे बीच कुछ समानता आ गई। डुक्सी, मुझे बताओ, क्या ये हमारा अब तक का सबसे करीबी पल है? मुझे नहीं पता कि मेरी हरकतें बहुत तेज थी या नहीं, लेकिन हर बार जब मैं कोई सवाल हल करने में नाकाम होकर आह भरता तो डुक्सी हमेशा अगले ही पल मुड़ जाती। खरगोश के आकार का ढक्कन वाली अपनी पेन से वो तुरंत सॉल्यूशन के स्टेप्स लिख देती। समझ आया? डुक्सी ने हल्के से मेरे माथे पर टैप किया। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। डुक्सी की सोच बहुत एडवांस थी। असल में ऐसे कई हिस्से थे जो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन मैं ज्यादा पूछने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे परेशान करने वाला समझे। थैंक यू, मैं इसे और बार ध्यान से देख लूंगा। मैंने स्क्रैच पेपर वापस ले लिया और सवाल को घूरता रहा, बार बार देखता रहा, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से समझ में नहीं आ रहे थे। डुक्सी इतनी स्मार्ट क्यों है और मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं? क्लास के बाद मैंने अपनी क्लास की दूसरी रैंक वाली लड़की से मुझे समझाने के लिए कहा। काले रिम का चश्मा पहने एक शर्मीली लड़की। उसे मुझे 2 बार समझाना पड़ा, तब जाकर मुझे पूरी तरह समझ आया। अब मुझे समझ आ गया। थैंक्स मास्टर। जब अगली क्लास की घंटी बजी तो मैं खुशी खुशी अपनी सीट पर लौटा। जब मैं मुड़ा तो मैंने डुक्सी को देखा। वो मुझे घूर रही थी। वो खुश नहीं लग रही थी। वो खुश क्यों नहीं है? डुक्सी पूरे दिन बुरे मूड में थी। ब्रेक के दौरान एक लड़की ने उसे बाहर घूमने चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जैसे ही क्लास खत्म होती वो बस अपने डेस्क पर सिर रखकर लेट जाती और एक स्टिकी नोट पर कुछ लिखती रहती। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, डुक्सी जैसा ब्रिलियंट इंसान भी किसी मुश्किल सवाल का सामना कर सकता है। घर पहुंचने के बाद जब मैं अपनी नोटबुक्स अरेंज कर रहा था, मैं सोचता रहा कि आज डुक्सी उदास क्यों थी। क्यू पर एक मैसेज पॉपअप हुआ डुक्सी की तरफ से। जुन्यांग, अगर सहूलियत हो तो क्या तुम अपनी ड्राफ्ट नोटबुक खोलकर देख सकते हो? ड्राफ्ट नोटबुक के अंदर मुझे नहीं पता कब से डुक्सी की हैंडराइटिंग में कई स्टिकी नोट्स रखे हुए थे। कंटेंट था वो सवाल जो डुक्सी ने आज मुझे समझाया था। 3 सॉल्यूशन मेथड, हर एक बहुत डिटेल्ड, यहाँ तक कि कौन से थ्योरम यूज हुए और किताब के किस पेज पर, सब कुछ लाल पेन से साफ मार्क किया हुआ था। तो आज ब्रेक के दौरान डुक्सी इसी में बिजी थी। पीछे भी है, देखना मत भूलना। डुक्सी ने एक और मैसेज भेजा। मैंने उसके फाउंटेन पेन से लिखे स्टिकी नोट को पलटा। अब से तुम कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, चाहे कितनी ही बार क्यों ना हो। मुझे तुम बिल्कुल परेशान नहीं लगोगे। तो क्या जुनयोंग सिर्फ मुझसे ही पूछ सकता है? मेरी आंखें भर आईं। मेरा दिल भरा भरा सा लग रहा था। डुक्सी, उसे मैं बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं लगा। मैंने बड़े करीने से स्टिकी नोट को नोटबुक में चिपकाया और आखिरी लाइन पर लिखा, कीप गोइंग। डुक्सी के और करीब 1 कदम। उस रात मुझे पता नहीं कैसे मैं बिस्तर पर पहुंचा, ना ही ये पता कि मैं किस मनोदशा में सो गया। मेरे बेचैन दिल का नतीजा ये हुआ कि अगले दिन मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे,
जब मैं झूमता हुआ क्लासरूम में दाखिल हुआ। स्कूल शुरू हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अगले महीने हमारा मंथली टेस्ट होगा। इस बार क्या मैं सही मायने में डुक्सी का डेस्कमेट बन सकता हूँ? एग्जाम के दिन मैं पहले से कभी ज्यादा नर्वस था। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले मैंने अपना स्टेशनरी कई बार चेक किया। मैंने कुछ गहरी सांसें ली, खुद को याद दिलाया कि नर्वस नहीं होना है। पिंग जुनियोंग, तुम जरूर कर सकते हो। डुक्सी और मैं एक ही एग्जाम रूम में थे, लेकिन वो एग्जाम रूम एक की सीट नंबर 1 पर थी, जबकि मैं एग्जाम रूम 1 की आखिरी सीट पर। हम दोनों ने क्लासरूम के 2 कोने पकड़े हुए थे। एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले डुक्सी मेरे सामने आकर रुकी। जुनियोंग, एग्जाम अच्छे से देना। डुक्सी का ये प्रोत्साहन मेरे लिए हर चीज से बेहतर था। जब आखिरी एग्जाम इंग्लिश खत्म हुआ तो मैंने राहत की सांस ली। आमतौर पर लड़कों की तार्किक सोच थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन डुक्सी और मैं इसके बिल्कुल उल्ट थे। वो साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, जबकि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट मेरी ताकत थे। केवल चीजें जो मेरे स्कोर को नीचे खींचती थी वो थी मैथ्स और फिजिक्स। लेकिन एग्जाम के दौरान कई सवाल उन टाइप्स के वेरिएशन थे जो डुक्सी ने मुझे समझाए थे। इस बार मुझे अच्छा स्कोर कर पाना चाहिए, है ना? इंतजार की अवधि पीड़ादायक और लंबी दोनों थी। रैंकिंग एक हफ्ते बाद ही आती। होमरूम टीचर ने क्लास के पीछे ग्रेड शीट पोस्ट की। क्लास के बाद स्टूडेंट्स का झुंड वहां उमड़ पड़ा। मैं उम्मीद और डर दोनों से भरा हुआ था। क्या होगा अगर इस बार भी मैं डुक्सी के साथ डेस्कमेट न बन पाया? क्या होगा अगर मेरा स्कोर इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं डुक्सी के पीछे बैठ सकूं? क्या होगा अगर कोई और लड़का डुक्सी से मदद मांगे? क्या वो अपने नए डेस्कमेट को प्यार से समझाएगी? क्या वो मुस्कुराकर किसी और लड़के का नाम बुलाएगी? इन सारी संभावनाओं के बारे में सोचकर मैं निराश होकर अपने डेस्क पर ढेर हो गया। ऐसा लग रहा था मानो मैं नतीजे जानना ही नहीं चाहता था। अगले ही पल मेरी डेस्क पर टैप हुआ। मैंने ऊपर देखा। डुक्सी मेरे सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी। जुनयोंग, मेरे हाथ में एक और ग्रेड शीट है, देखोगे? मेरी आंखें चमक उठी। मैंने उसकी ओर सिर हिलाया, लेकिन फिर जल्दी से सिर हिला दिया। मेरा दिल सस्पेंस में लटका हुआ था। तुमने एग्जाम बहुत अच्छा दिया। डुक्सी डेस्क पर झुक गई, ग्रेड शीट खोली और मेरे सामने रख दी। जुनयोंग, तुम सच में कमाल हो। तुम तो मुझे पकड़ने ही वाले हो। डुक्सी का हाथ मेरे नाम की तरफ इशारा किया। मेरे नाम पर नजर डाली। उसके सामने एक बड़ा नंबर लिखा था, 2। डुक्सी, क्लास में पहली, ग्रेड में दूसरी। पिंग जुनयोंग, क्लास में दूसरा, ग्रेड में 10वां। मैंने इस एक्स्ट्रा रैंकिंग शीट को छुपा लिया। एक सुनसान कोने में मैंने ग्रेड शीट से डुक्सी का नाम और अपना नाम काटकर अलग किया और उन्हें राजों से भरी अपनी नोटबुक में चिपका लिया। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। दोपहर में हमने सीटें बदली। मैं सच में जल्दी से अपनी डेस्क डुक्सी के बगल में रख देना चाहता था, लेकिन मैंने जानबूझकर बहुत धीमे किया। मैंने इंतजार किया जब तक बाकी सब लोग शिफ्ट नहीं हो गए। तब मैंने अपनी डेस्क मूव की। इस तरह दूसरों को एहसास नहीं होगा कि मुझे डुक्सी पसंद है ना? तुम इतने स्लो क्यों हो? डुक्सी पास आई। मेरी मदद चाहिए। मेरे जवाब देने से पहले उसने मेरी डेस्क अपनी डेस्क के बगल में लगा दी थी। उसने मेरी किताबें अरेंज करने में भी मेरी मदद की। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। मेरे मुंह के कोने अपने आप मुड़ गए। इस पल मैं चाहता तो था कि डुक्सी मेरी मुस्कान देखे, लेकिन मुझे डर भी था कि कहीं बहुत खुश दिखने से मेरा राज खुल न जाए। स्टूडेंट पिंग जुनयोंग, हम अब से डेस्कमेट हैं। मैं तुम्हारी मदद की उम्मीद करती हूँ। डुक्सी ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैं 2 सेकंड झिझका, फिर हाथ पकड़ लिया। स्टूडेंट डुक्सी, प्लीज मेरा ख्याल रखना। उसका हाथ कितना छोटा और मुलायम है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मुझे लगता है इसे हाथ पकड़ना ही कहते हैं, है ना? डुक्सी के साथ डेस्कमेट बनने के बाद मेरे पास किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। 11वीं का कोर्स सच में बहुत बिजी है। हर दिन का होमवर्क पूरा करने के लिए मुझे देर रात तक जागना पड़ता था, लेकिन डुक्सी बहुत जल्दी खत्म कर लेती और उसके पास मेरे लिए नोट समराइज करने का भी टाइम होता। मैं बहुत प्रभावित था, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित भी था। इस एग्जाम में किस्मत का भी बड़ा हाथ था। साथ ही कुछ अच्छे साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स ने लापरवाही कर दी थी, इसलिए मैं दूसरा आ पाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कभी जीनियस नहीं था। साइंस क्लास के जीनियस लोगों के सामने मुझे सिर्फ लोहा लेने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी। काफी समय तक मैं बहुत उदास मूड में था। मेरा क्लास में ध्यान नहीं लगता था और मेरा होमवर्क नहीं हो पाता था। जुनियांग, क्लास के बाद क्या तुम स्पोर्ट्स फील्ड में रन करने जाना चाहोगे? फिजिक्स क्लास के दौरान डुक्सी ने एक स्क्रैप पेपर पर लिखा। मैंने ध्यान से पोडियम पर खड़े टीचर को देखा, जल्दी से पेन उठाया और लिख दिया, ठीक है। जब मैंने पेपर डुक्सी की तरफ बढ़ाया तो उसने एक गाजर के आकार का ढक्कन वाली पेन मेरी तरफ सरका दी। ये उसकी छोटे खरगोश वाली पेन के साथ बिल्कुल जोड़ी थी। उसने पेपर पर लिखा, जुन्यांग, ये तुम्हारे लिए है। मेरा दिल जैसे भर गया। ये एक ऐसी खुशी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। क्लास के बाद डुक्सी और मैंने स्पोर्ट्स फील्ड में एक के बाद एक लैप दौड़ लगाई। मेरा मूड सच में काफी बेहतर हो गया। आखिरी लैप के दौरान डुक्सी अचानक अपने घुटनों पर हाथ रखकर रुक गई।
जुनयोंग, क्या तुम्हें सच में जे चाओ का म्यूजिक सुनना पसंद है? मुझे समझ नहीं आया कि उसने अचानक ऐसा क्यों पूछा। मैंने क्यू पर देखा कि तुम आजकल अक्सर उसका म्यूजिक सुन रहे हो। मैंने सिर हिलाया। जब मैं कोई सवाल हल नहीं कर पाता तो म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन उसके पास इन चीजों पर ध्यान देने का टाइम कैसे होता है? डुक्सी अचानक मुस्कुराई। क्लासमेट पैंगन्योंग, आखिरी लैप। चलो, एक रेस करते हैं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दूंगी। ठीक है। एक लड़का होने के नाते मैं उससे तेज दौड़ सकता हूं। इसे कंपटीशन क्या कहना, लेकिन ऐसा लगता है मैंने उसे थोड़ा कम आंका। डुक्सी बहुत तेज दौड़ती है, मुझसे बहुत कम नहीं। लेकिन असल में इन लैप्स को खत्म करने से ज्यादा मुझे उसके साथ दौड़ने का प्रोसेस ज्यादा अच्छा लगा। जुनियोंग, तुम जीत गए। डुक्सी चमकदार ढंग से मुस्कुराई। उसकी बैंक्स पर पसीने की कुछ बूंदें चिपकी हुई थीं। रात को स्पोर्ट्स फील्ड में स्ट्रीट लाइट्स के नीचे झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। उसकी और मेरी परछाई बहुत लंबी खिंच गई थी। डुक्सी ने कहा उसका घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और आगे है। तो उसने मेरे साथ घर जाने के लिए एक लंबा रास्ता लेने की जिद की। मैंने असल में पहले उसे घर छोड़ने का प्लान किया था, लेकिन उसने चाहे जो हो मना कर दिया। तो उसके साथ थोड़ा और देर चल पाने के लिए मैंने जानबूझकर बहुत बहुत धीरे धीरे चला। जो आमतौर पर सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, उस रास्ते में आज 10 मिनट लगे। आज चांदनी कितनी खूबसूरत है और तारे भी असामान्य रूप से मुलायम हैं। आखिरकार जब हम घर पहुंचे तो जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था, डुक्सी ने मुझे आवाज दी, क्लासमेट पिंग जुनयोंग, गुड नाइट। गुड नाइट क्लासमेट डुक्सी, स्वीट ड्रीम्स। हाल ही में क्लास का माहौल थोड़ा दबा दबा सा है। ब्रेक के दौरान इक्का दुक्का लोग ही बातें कर रहे थे। ज्यादातर लोग अपनी डेस्क पर बैठे होमवर्क कर रहे थे। स्कूल का रेडियो अभी भी वो गाना बजा रहा था जो मुझे सुनना पसंद है। डुक्सी ने एक ईयरबड मेरे कान में लगा दिया। मैंने सिर घुमाकर देखा तो उसके हाथ में एक MP4 प्लेयर था। स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि स्कूल के बाद क्या खाएंगे। मेरे बाएं कान में जेचाओ का म्यूजिक बज रहा था। जैसे ही क्लास की घंटी बजी, डुक्सी ने ईयरबड निकाल लिया। मेरे चारों ओर सब कुछ फिर से शांत हो गया। डुक्सी ने MP4 प्लेयर मेरे हाथ में धकेल दिया। उसने कहा, जुनोंग, हैप्पी 16th बर्थडे। बर्थडे? ओह हाँ, आज 10 अक्टूबर है, मेरा बर्थडे। इन पिछले कुछ दिनों में मैं इतना बिजी था कि मैं खुद भी भूल गया। लेकिन डुक्सी को याद था। लेकिन डुक्सी को मेरा बर्थडे कैसे पता? मैंने तो उसे कभी बताया नहीं। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, तुम्हारी क्यों प्रोफाइल बताती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है? तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा असली बर्थडे है? डुक्सी हंसी। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, तुम मेरे निकनेम के लिए भी अपना असली नाम इस्तेमाल करते हो। मैं असल में तुम्हारे लिए खुद गाना चाहती थी, लेकिन मैं सच में सुरीली नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले ये MP4 प्लेयर दे रही हूँ। जुनयोंग, जब तुम्हारा मूड खराब हो तो थोड़ा म्यूजिक सुन लिया करो। ये कितना अच्छा है कि 16वें जन्मदिन पर किसी ने मुझे मेरा पसंदीदा गाना सुनने दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारे 17वें जन्मदिन पर भी हम साथ हैं तो जुनयोंग, मैं तुम्हारे लिए खुद गाना गाऊंगी। क्लासमेट डुक्सी, मेरी दिली इच्छा है कि अब से हर 10 अक्टूबर पर तुम मेरे साथ रहो। मॉक एग्जाम में मेरा प्रदर्शन खराब रहा। मेरी रैंक 10 से भी ज्यादा गिर गई। मेरे सिर्फ लिटरेचर और इंग्लिश में ही थोड़े बहुत ठीक स्कोर थे। मेरे पापा अक्सर मुझसे कहते, अगर मैंने उस समय सोशल साइंस स्ट्रीम ली होती तो क्या बेहतर नहीं होता। लेकिन मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं है। चाहे सोशल साइंस हो या नेचुरल साइंस, दोनों का अपना आकर्षण है। लेकिन इस बार मैं डुक्सी के साथ डेस्कमेट नहीं रह पाऊंगा। तभी होम रूम टीचर ने अचानक हमें बताया, अब से हमें ग्रेड के हिसाब से सीटें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। इस आखिरी अवधि में जिसके साथ भी बैठना चाहते हो, बस जाकर बैठ जाओ। जवानी बिना पछतावे के जीनी चाहिए। मैं बहुत खुश था। मैं फिर से डुक्सी का डेस्कमेट बन सकता हूँ। जब हम सीटें बदल रहे थे, डुक्सी मेरे करीब झुकी और बोली, जुनयोंग, क्या तुम अब से हमेशा मुझे अपने डेस्कमेट के रूप में चुन सकते हो? मैं तुम्हें लेसन समझाना जारी रखना चाहती हूँ। ठीक है क्लासमेट डुक्सी, हम हमेशा साथ बैठेंगे। डुक्सी ने मुझसे पूछा, जुनयोंग, तुम यूनिवर्सिटी के लिए किस शहर जाना चाहते हो? बीजिंग? डुक्सी ने फिर पूछा, इतने सारे शहर हैं, तुम बीजिंग क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि बीजिंग राजधानी है? क्योंकि मुझे पता है तुम बीजिंग जा रही हो। डुक्सी मुस्कुराई, मेरी ओर देखा और बोली, तो फिर जुनोंग, ये पक्का वादा है। फिर हम साथ बीजिंग में यूनिवर्सिटी जाएंगे अगले साल। ये तुम्हारे साथ तुम्हारा 17वां बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। मैं भी मुस्कुराया। ठीक है क्लासमेट डुक्सी, चलो बीजिंग में मिलते हैं। 12वीं क्लास के दूसरे सेमेस्टर में स्कूल ने हमारे लिए एक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी रखी। उस दिन हमें यूनिफॉर्म नहीं पहननी थी। लड़कियां खूबसूरत ड्रेसेस पहन सकती थी और लड़के हैंडसम सूट पहन सकते थे। डुक्सी ने मुझसे पूछा कि मैं कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में क्या पहनने का प्लान बना रहा हूं। मैंने एक पल सोचा, शायद एक सूट। असल में मुझे सूट पहनना पसंद नहीं है,
मुझे बहुत झंझट भरा लगता है। इसके अलावा मेरी फैमिली के पास ज़्यादा सूट भी नहीं है। जुनयोंग, डुक्सी ने मेरी ओर देखा। तुम आधे साल से मेरे डेस्कमेट हो। मैं तुम्हें कमिंग ऑफ एज गिफ्ट के तौर पर एक सूट दूंगी, ठीक है? इतने अहम दिन पर अपनी पसंद की लड़की से गिफ्ट पाना कितनी खुशनसीब बात है। लेकिन मैंने फिर मना कर दिया। ये गिफ्ट बहुत कीमती है। अगर तुम्हें सूट में अच्छा दिखना है तो दाम निश्चित रूप से सस्ता नहीं होगा। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के दिन मैंने एक ब्लैक सूट पहना। डुक्सी मेरी ओर चलकर आई। उसने एक लंबी हल्की सफेद ड्रेस पहनी थी जो लिनफेंग के वाइट सूट के साथ परफेक्ट मैच कर रही थी। क्लासमेट पिंग जुनियोंग, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। डुक्सी ने एक नया हेयर स्टाइल बनाया था। कई लड़के उसे घूर रहे थे। लिनफेंग हमारी क्लास की लड़कियों से घिरा हुआ था। वो उसे गिफ्ट दे रहे थे और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे थे। इस दिन कई लड़के और लड़कियां एक दूसरे को कन्फेस करते। क्लासमेट डुक्सी, क्या तुम जानती हो, कभी कभी मुझे लिनफेंग और दूसरों से बहुत जलन होती है। जलन इस बात की कि वो लोग वो चमकता सूरज बन सकते हैं। डुक्सी ने कुछ नहीं कहा और मैंने भी कुछ नहीं कहा। जब कमिंग ऑफ एज सेरेमनी खत्म हुई तो सबको केक का एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। डुक्सी जरूर बीजिंग की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। लिनफेंग और बाकी सब गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं। कुछ को तो पहले ही स्पेशल रिकमेंडेशन से एडमिट कर लिया गया है। कई क्लासमेट्स के अपने लक्ष्य हैं। ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही दिशाहीन हूँ। मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, औसत दर्जे की काबिलियत वाला। डुक्सी के साथ के गैप को कम करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सारी कोशिशें नजर नहीं आती और सारे फूल फल नहीं दे सकते। डुक्सी, इस बार मुझे शायद अपना वादा तोड़ना पड़े। अंत में डुक्सी ने मुझे बुलाया। उसने मुझे केक का एक छोटा सा टुकड़ा और बेबीज ब्रेथ का एक गुलदस्ता दिया। उसने कहा, जुनयोंग, हर किसी को अच्छा होने के लिए सूरज बनने की जरूरत नहीं है। तुम सबसे यूनिक बेबीज ब्रेथ फूल हो सकते हो। उसने कहा, जुनयोंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कमिंग ऑफ एज डे पर तुम एक ऐसा केक खाओ जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। बैंगनी बेबीज ब्रेथ सच में खूबसूरत था। डुक्सी ने जो छोटा सा केक खरीदा था वो भी सच में बहुत मीठा था। उस दिन के बाद ऐसा लगा जैसे कुछ बदल गया था। हम अभी भी घर और स्कूल के बीच की वही नीरस जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हर कोई एक उदास और निराश माहौल में डूबा हुआ था। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करीब था और हमें आखिरकार जिंदगी की राहों पर बिछड़ी जाना था। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से एक रात पहले डुक्सी ने मुझे एक मैसेज भेजा। जुनयोंग, एग्जाम के लिए गुड लक। क्लासमेट डुक्सी, तुम्हें भी। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भले ही आप जानते हो कि नतीजा नहीं बदलेगा, फिर भी आप कोशिश करना चाहते हैं। एग्जाम के अगले दिन डुक्सी ने मुझे एक गिफ्ट दिया। जुनयोंग, याद रखना, इसे क्लास पार्टी तक खोलना है। लेकिन मैं उसके बाद क्लास पार्टी में गया ही नहीं। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरी पूरी फैमिली दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। जाने से पहले मैंने डुक्सी को अलविदा तक नहीं कहा। मेरा स्कोर बीजिंग के लिए काफी अच्छा नहीं था। मैंने आखिरकार साउथ की एक यूनिवर्सिटी चुन ली। मैंने सुना कि डुक्सी का बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। बीजिंग मेरे रहने की जगह से 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। एक साउथ में, एक नॉर्थ में। बिल्कुल उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी की तरह डुक्सी का गिफ्ट मेरे सूटकेस की तली में रखा गया था। यूनिवर्सिटी के 4 सालों तक मैं इसे अपने साथ कई जगहों पर ले गया, लेकिन कभी खोला नहीं। कई रातों की नींद हराम करने वाली नाइट्स पर मुझे इसे खोलकर देखने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन मैं हमेशा खुद को रोक लेता। मैं उम्मीद से बहुत ज्यादा भरा हुआ था और बहुत ज्यादा डरा हुआ भी। डर था कि अंदर कुछ भारी हो, फिर भी डर था कि कुछ भी नहीं हो। डर था कि मेरा अंतर्ज्ञान सही हो, फिर भी डर था कि आखिर में सब बेकार हो। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में मैंने कई नई चीजें आजमाई। मैंने कपड़े पहनने के तरीके के बारे में सीखना शुरू किया। मेरा नाम हर साल स्कॉलरशिप लिस्ट में होता था। यूनिवर्सिटी के चौथे साल में मेरा बीजिंग में ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला हो गया। जिस पल मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला, मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। असल में मैं हमेशा से बीजिंग जाना चाहता था और मैं डुक्सी को कभी नहीं भूल सका। मैं उस इंसान को नहीं भूला जिसने कहा था कि वो मेरे लिए गाएगी, लेकिन आखिर में गा नहीं पाई। यूनिवर्सिटी में मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। कभी कभी कोई लड़की मुझे कन्फेस करती तो मैं हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने का बहाना बनाकर मना कर देता। लेकिन असलियत में मैं उस लड़की को भूला नहीं पा रहा था जिसने इतने सालों से मुझे अभिभूत कर रखा था। डुक्सी, मुझे तुम्हारी सच में बहुत याद आती है। क्या तुमने अब तक वो गाना सीख लिया? मैं नहीं चाहता कि मेरी जवानी बेकार चली जाए। मैं सच में बहुत विरोधाभासी इंसान हूं, कायर भी और चाहता भी हूं कि वो मुझे देखे। तो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरी और डुक्सी की कहानी लिख डाली। डुक्सी, इंटरनेट इतना डेवलप्ड होने के बाद क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी नजर मेरी कहानी पर पड़ेगी? उस वक्त क्या तुम्हें मेरी तरह अफसोस होगा
या तुम शांति से मुस्कुराओगी? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह अफसोस करो, लेकिन मुझे इस बात से भी डर लगता है कि तुम बहुत पहले ही शांत हो चुकी हो। अनएक्सपेक्टेडली वो पोस्ट वायरल हो गई। अनगिनत नेटिजन्स ने हमारी कहानी पर आंसू बहाए। वो लड़की जरूर तुम्हें पसंद करती है। दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं वो एक साथ क्यों नहीं हो सकते? उस लड़की के साथ आखिर में क्या हुआ? क्या अब उसका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर तुम उस लड़की से दोबारा मिलो तो क्या तुम उसके साथ रहोगे? काफी लोगों ने इस बात की परवाह की कि मेरे और डुक्सी के साथ आगे क्या हुआ, लेकिन टॉप कमेंट थी, तुम वो गिफ्ट खोलकर देखते क्यों नहीं? शायद उसका राज भी उसी में छुपा हो। क्या मुझे देखना चाहिए? अगर मैंने देखा तो तुम्हें पछतावा होगा, अगर नहीं देखा तो तुम्हें और भी पछतावा होगा। मैं अपने आप से काफी देर तक जूझता रहा और आखिरकार उसे खोलने का फैसला किया। अंदर जो भी हो, बस इसे अपनी जवानी का अंत समझ लूंगा। अंदर एक नोटबुक और एक बेहतरीन ढंग से लिपटा हुआ ज्वेलरी बॉक्स था। ज्वेलरी बॉक्स में 4 साल पहले की सबसे पॉपुलर वॉच थी, जो अब आउटडेटेड हो चुकी है। नोटबुक डुक्सी की छोटी छोटी हैंडराइटिंग से भरी हुई थी। इस पल एक लंबे समय से छुपा हुआ राज मानो बाहर आने को तैयार था। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही किसी किताब में राज छुपा रहा था। नोटबुक में एक जवान लड़की का सच्चा और अजीब प्यार भरा हुआ था। नोटबुक के पहले पन्ने पर वक्त 7 साल पहले थम गया। आज स्कूल का पहला दिन है, लेकिन मेरी बिल्ली का बच्चा खो गया। मैंने सड़क पर पूरे 1 घंटे तक ढूंढा, नहीं मिला। क्या किसी ने उसे उठा लिया? अगर किसी ने उठा लिया तो मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छा इंसान हो। मुझे मेरी बिल्ली मिल गई। एक लड़का उसे पकड़े हुए था। उसने मेरे जैसी ही यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। क्या वो भी योंग हाई स्कूल का स्टूडेंट है? वो इधर उधर देख रहा था, शायद बिल्ली के मालिक को ढूंढ रहा था। मैं उसे धन्यवाद देने गई और साथ ही अपनी बिल्ली वापस लेने, लेकिन लिन फैंग पीछे से मुझे आवाज देता रहा। 10 मिनट में मुझे स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाना है। कोई बात नहीं, फिर स्कूल के बाद उसे ढूंढकर वापस ले लूंगी। हम वैसे भी एक ही स्कूल में हैं, ढूंढने में आसानी होगी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत स्टेज पर होस्ट और स्पीच देने से है। दूसरों के द्वारा घूरे जाने का ये एहसास सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही ये हमेशा लिन फैंग के साथ होता है। कई लोगों ने गलत समझ लिया और सोचते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रिलेशनशिप में नहीं पढ़ूंगी। ये वही है, वो लड़का जिसने मेरी बिल्ली ढूंढी। तो वो क्लास 5 में है। वो मुझे इतना घूर क्यों रहा है? ओह नो, मेरा दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। मैंने अपने डायलॉग लगभग गड़बड़ कर दिए थे। किस्मत से लिनफैंग ने मुझे सही कर दिया। खत्म होने के बाद लिनफैंग ने पूछा कि मैं आज इतनी डिस्ट्रैक्ट क्यों थी। असल में मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट थी। स्कूल के बाद मैंने उसे फिर से देखा। उसने अपनी ढीली ढाली यूनिफॉर्म जैकेट से बिल्ली के बच्चे को लपेटा हुआ था। मैं सीधे जाकर उसे बता सकती थी कि मैं बिल्ली की मालकिन हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया। ऐसा लगता है कि उसे वाकई बिल्ली का बच्चा पसंद है, तो ठीक है, उसे ही रखने देती हूँ। इसी तरह मैंने खुद को मना लिया, लेकिन असल में मैं बस हर दिन बिल्ली को देखने के बहाने उसे एक और बार देखना चाहती थी। आज मुझे आखिरकार उसका नाम पता चला, पिंग जुनयोंग। बहुत सुंदर नाम है। क्लासमेट पिंग जुनयोंग तीसरी मंजिल पर है, लेकिन हर ब्रेक में वो पहली मंजिल पर आता है और हमारी क्लासरूम के पास से गुजरता है। स्कूल शुरू होने से पहले मैंने अपने पेरेंट्स से यिजोंग हाई स्कूल के डिज़ाइन की शिकायत की थी। लड़कों का वॉशरूम पहली मंजिल पर और लड़कियों का तीसरी मंजिल पर क्यों है? अब ऐसा लगता है ये डिज़ाइन आखिरकार काफ़ी अच्छा है। जब क्लासमेट पिंग जुनयोंग क्लास 1 के पास से गुजरता है तो मैं उस पर चोरी चोरी कुछ नज़रें डालने से खुद को रोक नहीं पाती। अनएक्सपेक्टेडली उसने भी देख लिया। मैंने तुरंत दूसरी ओर देख लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कहीं उसे मेरी फीलिंग्स का पता तो नहीं चल गया। लेकिन क्लासमेट पिंग जुनयोंग का नया हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। होम रूम टीचर ने हमें अपना आर्ट साइंस स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर्म जमा करने को कहा। सबने मुझसे पूछा कि मैं आर्ट्स लूंगी या साइंस। आमतौर पर लड़कियां सोशल साइंस स्ट्रीम ज्यादा लेती हैं ना, लेकिन मेरे नेचुरल साइंस सब्जेक्ट थोड़े बेहतर हैं। क्या क्लासमेट पिंग जुनयोंग आर्ट्स लेगा या साइंस? पिछली बार मैंने गलती से उसके ग्रेड देख लिए थे। क्लासमेट पिंग जुनयोंग ने पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा किया था। वो शायद आर्ट स्ट्रीम लेगा, है ना? साइंस स्ट्रीम की क्लासें तीसरी मंजिल पर हैं। भविष्य में क्या मैं क्लासमेट पिंग जुनयोंग को नहीं देख पाऊंगी? कितना परेशान करने वाला है। होम रूम टीचर क्लास शुरू होने पर स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर्म इकट्ठा करेगा। मैंने जानबूझकर कहा कि मैंने अभी फैसला नहीं किया और स्कूल के बाद जमा करूंगी। मैं पिछले दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठती हूँ और पूरी 10वीं में ये नहीं बदला। ये एक अच्छी जगह है। हर बार जब क्लासमेट पिंग जुनयोंग गुजरता है वो ज़रूर इस जगह को देख सकता है। मैंने अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना की, प्लीज़ पिंग जुनयोंग को एक और बार गुजरने दो, बस एक आखिरी बार। मैंने स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर्म को अपनी डेस्क पर सबसे ज़्यादा नजर आने वाली जगह पर रखा। मैंने पेन से डुक्सी नाम को कई बार गहराई से उभारा। अगर हम भविष्य में दोबारा नहीं मिल सके तो क्लासमेट पिंग जुनयोंग, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मेरा नाम याद रहे। अनएक्सपेक्टेडली मैंने नई क्लासरूम में पिंग जुनयोंग को देखा। मैंने पहली नज़र में ही उसे नोटिस कर लिया, लेकिन मेरा पहला रिएक्शन था, क्या मैं गलत क्लासरूम में चली आई? साइंस क्लास 1, हाँ यही है। नई क्लास ने रैंक के हिसाब से सीटें अरेंज की। मैं फ्रंट रो में बैठी। क्लासमेट पिंग जुनयोंग तीसरी रो में बैठा।
असल में इतना दूर नहीं है, हर बार जब मैं मुड़ती हूँ मैं उसे साफ साफ देख सकती हूँ। क्लासमेट पिंग जुनयोंग को फिजिक्स क्लास के दौरान डेज ड्रीमिंग करना बहुत पसंद है। भले ही उसे समझ नहीं आता, फिर भी जिस तरह से वो सिर हिलाकर समझने का नाटक करता है वो सच में क्यूट है, बिल्कुल मेरी बिल्ली की तरह। मैं सोचती हूँ उसके पास बिल्ली का क्या हाल है। मुझे बिल्ली को देखने जाने का मौका ढूंढना होगा। क्लास बहुत बोरिंग है। मैं किताब पढ़कर ही उन डेफिनेशंस को समझ चुकी हूँ। मेरा सच में और लेक्चर सुनने का मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि क्लासमेट पिंग जुन क्या कर रहा है। ओह, वो बिल्कुल मेरी तरह खोया खोया सा है। मेरे सिर घुमाने की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। लिन फैंग ने भी नोटिस कर लिया। उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पिंग जुनयोंग पसंद है? मुझे थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि उसे कैसे पता। लिन फैंग ने हंसकर कहा, असल में ये बिल्कुल साफ है। क्या ये इतना साफ है तो क्या क्लासमेट पिंग जुन को भी दिखता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ? मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी छोटी सोच पकड़ी गई है, क्योंकि क्लासमेट पिंग जुनयोंग भी हमेशा मुझे देखता रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो मुझे बुरी लड़की समझेगा? मैं तो बस घड़ी देखने का नाटक कर सकती हूँ। अब से मुझे कम सिर घुमाना चाहिए। आज नया साल है लेकिन बहुत बोरिंग है। मेरे पेरेंट्स रिश्तेदारों से मिलने और गिफ्ट देने में बिजी हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पहले जैसा अच्छा नहीं है। मेरी कजिन मेरे घर पर अटकी हुई है, मुझे अपने साथ नए कपड़े चुनने के लिए खींच रही है। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि क्लासमेट पिंग जुनयोंग इस वक्त क्या कर रहा है। मैं सच में उसे नया साल मुबारक कहना चाहती हूँ। मेरी कजिन ने मेरे दिमाग की बात भांप ली। उसने मेरे फोन पर पिन किए हुए इंसान को देखा और अपनी मर्जी से पिंग जुनयोंग को नया साल मुबारक का मैसेज भेज दिया। मैं क्या करूँ? क्या वो जवाब देगा? मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए? अनएक्सपेक्टेडली उसने मुझे जवाब दिया, क्लासमेट पिंग जुनयोंग ने काफ़ी इंप्रूव किया है। जब हमने सीटें बदली तो वो मेरे पीछे बैठा। मैं बहुत नर्वस हूँ, लेकिन मुझे खुद को कंट्रोल करना है। मैं उसे डरा नहीं सकती। वो हर वक्त आह क्यों भरता रहता है? मेरे पापा कहते हैं बार बार आह भरना अच्छी बात नहीं है। पिंग जुनयोंग 10 मिनट से मैथ्स टेस्ट को घूर रहा है। पता चला कि वो सवाल हल नहीं कर पा रहा। मैं पीछे मुड़ी और उसकी नोटबुक में सॉल्यूशन के स्टेप्स लिख दिए। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, क्या तुम प्लीज आह भरना बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें कोई भी सवाल सिखा सकती हूँ जो तुम्हें नहीं आता। क्लासमेट पिंग जुनयोंग सच में क्यूट है। जब भी वो नर्वस होता है हकलाने लगता है। वो और भी मेरी छोटी बिल्ली जैसा है। मुझे उसे छेड़ने का मन करता है। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, क्या मैं तुम्हें जुनयोंग बुला सकती हूँ? कहते ही मुझे पछतावा हुआ। क्या वो मुझे उन बुरी लड़कियों की तरह समझेगा जो लड़कों को छेड़ना पसंद करती हैं? लेकिन उसने कहा, तुम मुझे जो चाहो बुला सकती हो। सब तुम्हें पिंग जुनयोंग बुलाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जुनयोंग बुलाना चाहती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें जुनयोंग बुलाऊंगी। जुनयोंग, मैं उम्मीद करती हूँ तुम हर दिन खुश रहो। आज जब मैं पिंग जुनयोंग को कोई सवाल समझा रही थी तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट था। मैं सोचती हूँ कि कहीं एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मैं सच में उसे दिलासा देना चाहती हूँ, लेकिन किस हैसियत से? आज मैं थोड़ा गुस्सा हूँ। जुनयोंग ने जाकर किसी और से सवाल पूछा। वो दूसरी रैंक पर है। उसका टेस्ट स्कोर मुझसे बस एक दर्जन पॉइंट्स कम था। मुझे थोड़ी निराशा हुई। हमारी क्लास में कई स्मार्ट लड़कियां हैं। अगर पेंगुइन मुझसे पूछेगा तो वो दूसरों से भी पूछेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो दूसरों से पूछे। जुनयोंग, क्या तुम सिर्फ मेरी मदद ले सकते हो? अगर मैं दूसरों से ज्यादा सब्र रखूं, ज्यादा कोमल रहूं, तो क्या तुम दूसरे लोगों से पूछना बंद कर दोगे? आह जुनयोंग, तुम एक फिजिक्स प्रॉब्लम से भी मुश्किल क्यों हो? लिन फैंग ने कहा, अगर पिंग जुनयोंग मेरा डेस्कमेट बन गया तो वो दूसरों से मदद नहीं मांगेगा, लेकिन हमारे डेस्कमेट बनने के चांस क्या हैं? मैंने पिंग जुनयोंग का अंदाजा लगाया, उसके स्कोर का अनुमान लगाया। वो हाल ही में काफी इंप्रूव कर रहा है, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। लिन फैंग ने कहा कि वो जानबूझकर कुछ सवाल गलत कर सकता है और पिंग जुनयोंग को दूसरा स्थान दे सकता है। मैंने उसे गुस्से से घूरा। क्लासमेट पिंग जुनयोंग मेहनती और स्मार्ट दोनों हैं। वो अपने दम पर जो चाहे हासिल कर सकता है। उसे किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। मैं ग्रेड रिपोर्ट की एक कॉपी मांगने होमरूम टीचर के पास गई। पहला स्थान मेरा है। दूसरा, पिंग जुनयोंग। जुनयोंग, तुमने सच में कर दिखाया। जुनयोंग, तुम सच में कमाल हो, सच में बेहतरीन। तो अब और उदास मत होना, ठीक है? क्लासमेट पिंग जुनयोंग, क्या तुम जानते हो, मैं सच में जिंदगी भर तुम्हारी डेस्कमेट रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हें जिंदगी भर प्रॉब्लम्स भी समझाना चाहती हूँ। मैं अक्सर जुनयोंग के अपडेट्स चेक करती हूँ। ये क्यों पर दिखता है? वो आजकल जे चाओ का म्यूजिक बहुत सुन रहा है। क्या सब लड़के जे चाओ को पसंद करते हैं? वो गाना जो वो अक्सर सुनता है, मैंने भी सुना है। मेरी फिर से नींद खो गई। जुनयोंग, मैं सच में तुम्हें अपनी डायरी के हर पन्ने पर लिखना चाहती हूँ। उसकी क्यू इन्फो बताती है कि जुनयोंग का बर्थडे 10 अक्टूबर है। क्या वो परसों नहीं है? मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए? मैं लिन फैंग से पूछने गई, क्या लड़कों को किसी लड़की से फीलिंग हो जाती है जो उनके लिए गाती है? लिन फैंग ने कहा, अगर कोई लड़की उसके जन्मदिन पर उसे जे चाओ का गाना गाकर सुनाए तो वो उस लड़की को जिंदगी भर जरूर याद रखेगा। जुनयोंग, तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर अगर मैं तुम्हारे लिए गाऊं तो क्या तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे? जे चाओ के गाने गाना बहुत मुश्किल है। मैं गाने में अच्छी नहीं हूं और पूरे दिन में इसे सीख नहीं पाई। तो फिर मैं क्लासमेट पिंग जुनयोंग को बस एक MP4 प्लेयर दे दूंगी। इवनिंग सेल्फ स्टडी के दौरान मैंने पिंग जुनयोंग के कान में एक ईयरबड लगा दिया। जुनयोंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से हर जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ रहूं। सीटें बदलने का फिर से वक्त आ गया है। हाल ही में
क्लासमेट पिंग जुनयोंग के ग्रेड थोड़ी तेजी से गिरे हैं। फिजिक्स और मैथ्स हमेशा से उसके कमज़ोर सब्जेक्ट रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं नहीं चाहती कि जुनयोंग किसी और का डेस्कमेट बने, और मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की उसे प्रॉब्लम समझाए। ब्रेक के दौरान मैं होमरूम टीचर के ऑफिस गई और पूछा कि क्या हम अपनी मर्जी से सीट चुन सकते हैं। होमरूम टीचर को जैसे मेरे मन की बात समझ आ गई। उसने पूछा कि क्या मैं अपने छोटे डेस्कमेट से अलग नहीं हो सकती। बिल्कुल, जुनयोंग जैसा अच्छा लड़का, मैं सच में उससे दूर नहीं हो सकती। होमरूम टीचर मान गया। उसने कहा, जुनयोंग बहुत मेहनती और बहुत अच्छा है। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी और मदद करूं। उसने कहा, डेस्कमेट बन पाना एक दुर्लभ नियति है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी तुम एक दूसरे को भूला नहीं कर सकते। होमरूम टीचर ने कहा, असल में मैं बता सकता हूँ कि क्लास की कौन सी लड़की किस लड़के को पसंद करती है। जब वो जवान थे तब उनके भी दिल में किसी के लिए धड़कन थी। उसने कहा, डुक्सी, तुम और पिंग जुनयोंग दोनों मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। मुझे उम्मीद है तुम अच्छे रिजल्ट लाओ, और मुझे इससे भी ज़्यादा उम्मीद है कि तुम खुश रहो। जुनयोंग, होमरूम टीचर और लिनफैंग, वो दोनों देखते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और तुम? मैंने जुनयोंग से पूछा कि क्या अब से वो हमेशा मुझे अपने डेस्कमेट के रूप में चुन सकता है। उसने कहा, ठीक है जुनयोंग, तुम याद रखना, अपने वचन से मत मुकरना। स्कूल जल्द ही कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आयोजित करने वाला है। लिनफैंग मुझसे जिद करता रहा कि मैं उसके साथ सूट चुनने जाऊं। मैंने मना कर दिया। उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है और वो फिर भी मुझे परेशान करता है। अगर जुनयोंग ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो सब कहते हैं लड़कों को अपनी पसंद की लड़की के लिए जलन होती है। तो क्या जुनयोंग को मेरे लिए जलन होगी? आह, डुक्सी, तुम हर दिन क्या क्या सोचती रहती हो? लिनफैंग ने मुझसे पूछा। क्या तुम जुनयोंग को एक सूट नहीं देना चाहती? मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। लेकिन जुनयोंग ने कहा कि उसे मेरे सूट की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो सूट, जिसे चुनने में मैंने इतना लंबा वक्त लगाया था, वापस अपने स्कूल बैग में रख लिया। मुझे थोड़ा दुख हुआ। कोई बात नहीं जुनयोंग, ये सूट मैं तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद दूंगी। जुनयोंग आज कितना हैंडसम लग रहा है। उसकी आंखें कितनी बड़ी और चमकदार हैं। आमतौर पर उसकी बैंग्स हमेशा लंबी रहती हैं, लेकिन जब वो गंभीरता से तैयार होता है तो मुझे लगता है कि वो लिनफैंग से भी ज्यादा हैंडसम है। क्लास की कुछ लड़कियां चोरी से जुनयोंग को घूर रही हैं। कितना परेशान करने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जुनयोंग इस दिन बहुत हैंडसम हो, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि इतने हैंडसम जुनयोंग को दूसरे खोज लें। क्या मैं बहुत लालची हूँ? जुनयोंग का मूड बहुत अच्छा नहीं है। उसने कहा कि वो सच में लिनफैंग की तारीफ करता है। उसके चेहरे पर भाव इतना उदास था कि मुझे भी बहुत दुख हुआ। जुनयोंग, प्लीज अब और उदास मत होना। तुम भी बहुत हैंडसम हो। तुम चमकते सितारे हो, मेरे दिल के सबसे यूनिक इंसान। मैंने जुनयोंग को फूलों का एक गुलदस्ता और केक का एक छोटा टुकड़ा दिया। मैंने छोटा सा केक खुद बनाया था, और फूल वो थे जो मैंने कई महीने पहले लगाए थे। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, मुझे उम्मीद है कि हर खास दिन पर तुम केक का एक छोटा टुकड़ा खाओ जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। बेशक, हर बार अगर मैं वो तुम्हें दूं तो और भी बेहतर होगा। जुनयोंग पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो शायद ही कभी क्यू पर लॉग इन करता है। पिछली बार मैंने उससे पूछा कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ जाने का प्लान कर रहा है, तो उसने कहा कि वो बीजिंग जाना चाहता है। मैं हमेशा से जानती थी, क्लासमेट पिंग जुनयोंग के बड़े ख्वाब हैं। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, मुझे उम्मीद है तुम अपने सपने पूरे कर सको और दूसरों की आंखों में एक रोशनी बन सको। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जल्द ही है। मैं अब हर दिन अपनी डायरी नहीं लिख सकती। कोई बात नहीं, मैं एग्जाम खत्म होने के बाद इसे पूरा कर लूंगी। एग्जाम आखिरकार खत्म हो गया। मैं फिर से अपनी डायरी लिखना जारी रख सकती हूँ। आज मुझे ये डायरी खत्म करनी है। इसे एक हाथ से लिखी किताब बनाना है और क्लासमेट पिंग जुनयोंग को गिफ्ट करना है। जुनयोंग, क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा? डायरी यहीं अचानक खत्म हो जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे पूरा कैसे पढ़ पाया। नहीं। आखिरी कुछ पन्ने मेरे आंसुओं से भीग गए थे। हैंडराइटिंग धुंधली हो गई थी। तो ये पता चला कि जिस जवानी को मैंने मामूली समझा था, उसमें किसी ने सालों साल बड़े ध्यान और अजीब तरीके से मेरी हिफाजत की थी। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर खूबसूरत छोटे अक्षरों में उसकी लिखी एक लाइन थी, जुनयोंग, क्या तुम साथ रहना चाहते हो? 17 तारीख को वो तुम्हारा वुशु चौराहे पर इंतजार करेगी। 17 तारीख, वो इंटरसेक्शन। मुझे अपने हाई स्कूल वाले क्यू अकाउंट का पासवर्ड मिल गया। मैंने कई बार लॉग इन करने की कोशिश की, लेकिन गलत था। जैसे ही अकाउंट फ्रीज होने वाला था, आखिरकार मैं सफलतापूर्वक लॉग इन कर गया। पासवर्ड था डुक्सी का जन्मदिन। क्यू पर बहुत कम मैसेज थे। क्लास ग्रुप चैट में कोई न कोई हर साल बधाई के मैसेज भेजता था। पिन की गई चैट पर 99+ के साथ एक लाल निशान था। मैंने उस पर क्लिक किया। सबसे हाल का मैसेज पिछले साल भेजा गया था, जुनयोंग, नया साल मुबारक हो। हालांकि मुझे पता है तुम जवाब नहीं दोगे, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम खुश रहो। मेरी आंखों से फिर से अनियंत्रित होकर आंसू बहने लगे। मैंने ऊपर स्क्रॉल किया। हर एक मैसेज था, जुनयोंग, तुम्हें खुश रहना है। उस दिन 17 जुलाई 2020 को डुक्सी ने मुझे कई बार कॉल किया था।
उस दिन मेरे पेरेंट्स और मैं लिनन सिटी जाने वाली ट्रेन में थे। उस दिन कुजोन पर डुक्सी से जुड़ी कई पोस्ट शेयर हुई थीं। देवी, डुक्सी को क्या हो गया है? वो यहाँ किसका इंतजार कर रही है? वो और किसका इंतजार कर सकती है? जरूर अपने छोटे डेस्कमेट का। मुझे कहना पड़ेगा, पिंग जुन्योंग सच में बेरहम है। क्लास रियूनियन में नहीं आया, मैसेज का भी जवाब नहीं देता। अब उसे और दोष मत दो। पिंग जुन्योंग ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नहीं किया था और उसकी फैमिली शहर छोड़ चुकी है। क्लास ग्रुप की फोटोज अभी भी डिलीट नहीं हुई थीं। उस दिन डुक्सी खुशी से भरी हुई बेबीज ब्रेथ का गुलदस्ता लिए उस लड़के का इंतजार कर रही थी जिसे वो 3 साल से पसंद करती थी। लेकिन वो तब तक इंतजार करती रही जब तक फूल मुरझा नहीं गए, लेकिन मेरा आना नहीं हो सका। मैं अब और खुद को रोक नहीं पाया। मैं फर्श पर गिर गया और बिलक बिलक कर रोया। मैंने सुना है डुक्सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है और उसका विदेश में पढ़ाई करने का प्लान है। डुक्सी, क्या हम सच में ऐसे ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? मेरे पापा ने अंदर आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ? बीजिंग के स्कूल में जाने के लिए इतनी मेहनत की और अभी भी खुश नहीं हो? मैं खुश तो हूँ, लेकिन बीजिंग इतना दूर क्यों है? हमारे बीच 4 साल का फासला क्यों है? जिस दिन मैं बीजिंग पहुंचा, मैं ज्यादा सामान नहीं लाया। वो किताब अभी भी मेरे सूटकेस की तली में रखी थी। बीजिंग में बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे लोग हैं। पिंग यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मुझे कई बार लाइन बदलनी पड़ी। दोपहर तक मैं आखिरकार स्कूल के गेट पर पहुंचा। लोग आ जा रहे थे, चहल पहल खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने अपना सूटकेस खींचा और गेट पर लगे साइन को घूरता रहा। मेरी आंखें जल गईं। ये कभी वो जगह थी जहां मैं सबसे ज्यादा आना चाहता था, लेकिन जब मैं सच में यहां खड़ा हूं तो मेरे दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। अपने चारों ओर जोशीले जवान लोगों को देखकर मुझे फिर से डुक्सी की याद आ गई। क्या उस वक्त वो बिल्कुल उनकी तरह भविष्य के लिए खूबसूरत आकांक्षाएं लिए हुई थी? मैं सीधा स्कूल की ओर चल पड़ा, चारों ओर देखता हुआ। अगले ही पल मेरी नजर एक लंबी और वाइट ड्रेस पहने एक लड़की पर पड़ी। वो मेरी ओर चलकर आई। ये एक ऐसा चेहरा था जिसे मैं इस पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उसने बैंगनी बेबीज ब्रेथ का गुलदस्ता पकड़ा हुआ था और मेरे सामने खड़ी थी। डुक्सी की मुस्कान हमेशा की तरह खूबसूरत थी। पिंग जुनियोंग, क्या तुम साथ रहना चाहते हो? जिस सुबह मैंने वो पोस्ट देखी, मेरे एडवाइजर ने मुझसे पूछा, क्या तुम विदेश जाना चाहती हो या सीधे ग्रेजुएट स्कूल में एडमिट होना चाहती हो? उसने कहा, निजी तौर पर मैं तुम्हें रखना चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए विदेश जाना एक बेहतर विकल्प है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। मैं अभी भी इस बार आसानी से जवाब नहीं दे सकी। जब दिल में पहले से ही कोई बसा हो तो आप किसी और को कैसे पसंद कर सकते हैं? ये किसी के भी साथ सही नहीं होगा। मैंने अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन की फोटो निकाली। ये मेरी और पिंग जुनियोंग के साथ की एकमात्र फोटो है। वो लड़का जिसे मैंने 16 की उम्र में पसंद किया था, वो लड़का जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। हम दोनों की एक भी अकेली फोटो नहीं है। फोटो में शख्स को 10 सेकंड तक देखने के बाद मैं जोर से हंस दी। जुनियोंग, इस बार शायद मुझे सच में तुम्हें जाने देना होगा। मैंने अपना फोन उठाया और फिर नीचे रख दिया। मैंने ये एक दर्जन बार दोहराया। मैं क्यू पर पिन की गई चैट को, उस अंधेरी प्रोफाइल पिक्चर को तब तक घूरती रही जब तक मैं खो नहीं गई। आखिर में मैंने फिर भी पिंग जुनियोंग को एक मैसेज भेजने का फैसला किया। इतने सालों में मैं कभी भी खुद को उसे मैसेज भेजने से रोक नहीं पाई। भले ही मुझे पता था कि उसने ये अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया, भले ही मुझे पता था कि मेरे भेजे मैसेज का कभी जवाब नहीं आएगा, फिर भी मैं एक आखिरी मैसेज भेजना चाहती थी। लेकिन इस बार, इससे पहले कि मैं ये सोच पाती कि क्या भेजना है, लिन फैंग का कॉल आ गया। डुक्सी, मैंने पिंग जुनियोंग की पोस्ट देखी। वो कभी नहीं भूला है। जल्दी जाओ वो पोस्ट देखो जो मैंने तुम्हें भेजी है। लिन फैंग बहुत उत्तेजित था, लेकिन पिंग जुनियोंग का नाम सुनते ही मेरा पूरा शरीर अनजाने में जम गया, इतना कि मुझे रिएक्ट करने में काफ़ी देर लग गई। मैंने वो पोस्ट देखी जिसके बारे में वो बात कर रहा था। पोस्ट करने वाला एक नेटिजन था जिसका नाम था पीजेवाई पिंग जुनियोंग। जुनियोंग, तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले, अनुमान लगाने में अभी भी इतने आसान। पोस्ट का टाइटल था, मेरे पास एक राज है जिसे मैंने 7 साल छुपाया है। उस राज का नाम है डुक्सी। जिस पल मैंने ये लाइन देखी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सारा वजन खत्म हो गया हो। मैं लगभग अपना फोन नहीं संभाल पाई। पोस्ट के हर शब्द में हमारी जवानी की छोटी छोटी सीक्रेट फीलिंग्स छुपी थीं। बदकिस्मती से मुझे समझने में 4 साल बहुत देर हो गई। आखिरी शब्द तक पढ़ते पढ़ते मेरा गला सुन्न हो गया और मेरा दिल साथ ही पसीज गया। तो ये कभी मेरे पिंग जुनोंग के करीब आने के बारे में नहीं था, बल्कि वो तो वो शख्स था जिसने बार बार मेरे सामने आने के लिए बड़ी मुश्किल से इतनी कोशिश की। लेकिन मैं कैसे दिलासा दूं? मैं अपने उस संवेदनशील और शर्मीले छोटे डेस्कमेट को कैसे जाने दूं? वो लड़का जो जब उसकी रैंक नीचे गिरती थी तो सिर्फ अकेले में उदास होने की हिम्मत करता था। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की नाकामी को अकेले कैसे पचाया होगा।
और कैसे उसने कई हजार किलोमीटर की ये दूरी पाटने के लिए 4 साल चुपचाप अकेले मेहनत की। मुझे नहीं पता कि मैंने सारे कमेंट्स को कैसे कौंपते हुए पढ़ा, सबको हमारे लिए अफसोस करते देखा, ये देखते हुए कि जुनैन को गलत फहमी हुई कि मैंने हार मान ली होगी। मैं खुद को एक कमेंट छोड़ने से रोक नहीं पाई। तुम वो गिफ्ट खोलकर देखते क्यों नहीं? शायद उसका राज भी उसी में छुपा हो। ये लाइन टाइप करने के बाद मैं खुद पर ही हंस पड़ी। डुक्सी, तुम कितनी कमजोर हो, तुम्हें अपने नाम से भी उसे कमेंट करने की हिम्मत नहीं है। इस कमेंट को बहुत लाइक्स मिले और ये जल्दी ही पूरी शाम की टॉप कमेंट बन गई। मैं जुनियोंग के अपडेट्स पर नजर रखे हुए थी। आखिरकार रात 1 बजे उसने कुछ नया पोस्ट किया। मैं अब भी तुम्हें भूल नहीं सकता। अगर मैं उस वक्त थोड़ा और बहादुर होता तो क्या हम एक दूसरे को खो देते? लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत कैसे हो सकती थी? तुम्हें पसंद करने वाले मुझसे अच्छे कितने सारे लड़के थे। मेरी हिम्मत कैसे होती यकीन करने की कि तुम मुझ जैसे अधूरे इंसान को पसंद करोगी? इन कुछ लाइनों को देखकर मेरी आंखें जल गईं। लेकिन जुनयोंग, तुम्हें बहुत बहादुर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा खुद बने रहो। जो शब्द तुम नहीं कह सकते मैं तुम्हारे लिए कहूंगी। जो चीजें तुम करने की हिम्मत नहीं करते मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तो मैंने उसे एक पर्सनल मैसेज भेजा और सिर्फ 3 शब्द टाइप किए और उसने मुझे पहचान लिया। अपने फोन स्क्रीन पर सामने वाला टाइप कर रहा है देखकर मेरा दिल शांति नहीं हो पाया। 4 सालों तक मैंने उसे अनगिनत मैसेज भेजे। मैंने अनगिनत बार उन शब्दों को देखने की उम्मीद की, लेकिन मेरी उम्मीदें अनगिनत बार टूटी। लेकिन आज मुझे आखिरकार आखिरकार जुनयोंग का एक मैसेज मिला। एक ऐसा मैसेज जो 4 साल लेट था। भले ही हम एक स्क्रीन की दूरी पर हैं, भले ही मैं उसके हाव भाव नहीं देख सकती, लेकिन मुझे पता है कि वो जरूर किसी कोने में छुपकर फिर से चुपचाप रो रहा होगा। मैंने उससे कहा, जुनयोंग चलो डेट करते हैं, ठीक है? 15 तारीख को मैं बीजिंग में तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस बार मुझे उसकी तरफ से एक पक्का और तुरंत जवाब मिला, ठीक है। लेकिन फोन रखने के बाद मैं पूरी रात फिर सो नहीं पाई। उत्साह से बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। जब सुबह 6 बजे अलार्म बजा तो मैंने जल्दी से उठकर चेहरा धोया और आईने के सामने 1 घंटे से भी ज्यादा खड़ी रही। फिर भी फैसला नहीं कर पाई कि कौन सा आउटफिट पहनूं। मैंने जुनयोंग को 4 सालों में नहीं देखा है। मैं थोड़ी लंबी हो गई हूँ और काफी रातें जागी हूँ। अब मैं वो लड़की नहीं रही जो उसकी यादों में है, लंबी सफेद ड्रेस वाली लड़की। जुनयोंग भी जरूर बहुत बदल गया होगा। हाई स्कूल में उसे ठीक से खाना पसंद नहीं था। इन 4 सालों में वो और पतला हो गया होगा। लेकिन जुनयोंग जरूर बहुत हैंडसम हो गया होगा और जरूर बहुत सारे लोग होंगे जो उसे पसंद करते हैं। वो भी जरूर कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रोशनी बन गया होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो अभी भी मेरे दिल का सबसे चमकदार और यूनिक लड़का है। हाई स्कूल में मैंने एक बार जुनयोंग को दूसरे लड़कों से बात करते सुना था। उस वक्त जुनयोंग ने कहा था कि उसे लंबी सफेद ड्रेस वाली लड़कियां पसंद हैं। मुझे अचानक याद आया 12वीं का एक वीकेंड। मैंने जुनयोंग से मिलने के लिए एक लंबी सफेद ड्रेस पहनी थी। उस बार मैंने बिल्ली को देखने का बहाना बनाकर उसे बाहर बुलाया था। यह हमारी इकलौती डेट थी। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं थी। मैं इसे जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। उस रात हमने एक मूवी देखी। मूवी का नाम था लव लेटर। सिनेमा से बाहर निकलने के बाद जुनयोंग की आंखें रोने से लाल थीं। उसने बड़े दुख के साथ मेरी आस्तीन पकड़ी और पूछा, डुक्सी, क्या तुम्हें लगता है फुजिसाकी को आखिर में उस लड़की से प्यार था? क्या आखिर में उसने उस लड़की की फीलिंग्स को समझा? उसने समझा। उसे जरूर उससे प्यार था। मैंने मन ही मन कहा। उनके बीच का प्यार बिल्कुल वैसा ही था जैसा डुक्सी का पिंग जुनयोंग के लिए प्यार। मैंने जल्दी से अपना सूटकेस खोला और लंबी ड्रेस निकाल ली। हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैंने ये आउटफिट फिर कभी नहीं पहनी, लेकिन ये हमेशा मेरे सूटकेस में रही। इतना समय हो गया है, कफ थोड़े फट गए हैं। 4 साल पहले ये ड्रेस मुझ पर थोड़ी ढीली थी, अब ये बिल्कुल फिट आती है। मैंने अपनी बैंग्स ऊपर की। एक फूलों की दुकान के पास से गुजरते हुए मैंने बैंगनी बेबीज ब्रेथ का एक गुलदस्ता खरीदा। दुकानदार ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं बता सकता हूं कि तुम एक कहानी वाली इंसान हो। मैं मुस्कुराई और जवाब नहीं दिया। मैं फूल लेकर उस जगह गई जहां जुनयोंग और मैंने मिलने का तय किया था। लेकिन मेरा दिल धड़कना बंद नहीं कर रहा था। उस पहली बार से भी ज्यादा नर्वस जब जुनयोंग और मैंने एक दूसरे को देखा था। रास्ते में मैंने कई बार अपनी घड़ी चेक की। घड़ी की सुइयों के चलने की आवाज टिक टॉक टिक टॉक मेरे दिल की तरह ही अस्त व्यस्त थी। लेकिन वक्त इतना धीरे क्यों बीत रहा है? आखिरकार 25वीं बार जब मैंने अपना हाथ घड़ी चेक करने के लिए उठाया, जुनयोंग आखिरकार नजर आया। हम एक सड़क की दूरी पर थे, लोगों के विशाल सागर के पार। जब उसने मुझे देखा तो हम दोनों एक साथ मुस्कुराए। मैं उसके पास गई और आखिरकार उसे बेबीज ब्रेथ का गुलदस्ता पकड़ा दिया। मैंने उससे कहा, जुनयोंग चलो डेट करते हैं, ठीक है? उसका थोड़ा लाल चेहरा ही मेरा जवाब था। एक भीगी पलकों वाला पल और एक गर्म आलिंगन। इस पल कोई चूक नहीं थी, सिर्फ हमारा खुशहाल भविष्य था। उपसंहार। मैंने अपनी एडवाइजर से कहा कि मैं अब विदेश नहीं जा रही, मैं बीजिंग में ही ग्रेजुएट स्कूल करूंगी। पहले तो वो बहुत हैरान हुई, लेकिन कुछ सेकंड बाद
वो जोर से हंस पड़ी। जिसने तुम्हें यहाँ रोका है वो जरूर कोई बहुत अहम होगा, है ना? प्रोफेसर ने मेरे कंधे पर थपकी दी। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैं उस वक्त थी। उस साल मैं भी विदेश जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरे पति ने बस एक वाक्य में मुझे यहाँ रोक लिया, और वो एक बार का रुकना दशकों में बदल गया। डुक्सी, तुम वो छात्रा हो जिसे मैं सबसे ज्यादा तवज्जो देती हूँ। स्मार्ट और मेहनती। तुम जहां भी जाओगी तुम हमेशा चमक सकोगी। जब जुनयोंग और मेरी क्लास नहीं होती थी तो हम कैंपस में घूमते थे। हमारी उंगलियां आपस में गूंथी रहती। उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो सालों पहले थी। डुक्सी, क्या तुम जानती हो, हाई स्कूल में मैं तुम्हारे साथ 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 चलना चाहता था और स्पोर्ट्स फील्ड में इकट्ठे घूमना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जुनयोंग, कोई बात नहीं, हमारे पास अपने अफसोस को पूरा करने के लिए बहुत समय है। ग्रेजुएट स्कूल के पहले साल के दूसरे सेमेस्टर में जुनयोंग और मैं बाहर शिफ्ट हो गए। हमने स्कूल के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। यह हमारी साथ की जिंदगी की शुरुआत थी। जब क्लास नहीं होती थी तो हम लिविंग रूम के सोफे पर एक दूसरे के बगल में बैठकर एक के बाद एक मूवी देखते। जब कोई इमोशनल पार्ट आता तो जुनयोंग फिर भी आंसू बहाता, लेकिन अब उसे अकेले चुपचाप नहीं रोना पड़ता था। मैं उसके आंसू पोंछ देती। हमारे ग्रेजुएट स्कूल के दूसरे साल में हमारे छोटे से अपार्टमेंट ने एक नए मेंबर का स्वागत किया। जुनयोंग बिल्ली को साथ लाया। लोग कहते हैं बिल्लियां अपने मालिकों को नहीं पहचानती, लेकिन ये छोटी सी बिल्ली मुझसे बहुत लगाव रखती है। जब इसके पास करने को कुछ नहीं होता तो इसे मेरी गोद में चढ़कर झपकी लेना पसंद है। बिल्ली, तुम बहुत आलसी हो, तुम्हें और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। हर बार जुनयोंग मुझे सही करता। डुक्सी, इसका नाम हाहा है, बिल्ली नहीं। तुम बार बार गलत क्यों हो जाती हो? हाहा वो नया नाम है जो जुनयोंग ने इसे दिया। पहली बार जब मैंने ये नाम सुना तो मुझे ये बहुत क्यूट लगा, बिल्कुल जुनयोंग जितना ही क्यूट। मैंने उससे कहा, हाहा असल में मेरी बिल्ली है। इसका असली नाम बिल्ली था। फिर ये खो गई, लेकिन इसे एक बहुत अच्छा मालिक मिल गया और इसलिए इसे एक नया नाम मिल गया। जब उसने ये पहली बार सुना तो जुनयोंग कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। फिर वो हंसा और बोला, तो फिर हाहा हमारे घर का सबसे बड़ा हीरो है। मुझे हाहा के लिए सबसे महंगा कैट फूड खरीदने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन डुक्सी, एक बिल्ली का नाम बिल्ली रखना सच में कुछ बात है। मैंने जुनयोंग के चमकते मुस्कुराते चेहरे को देखा और फिर अपनी बाहों में झपकी लेती बिल्ली को। मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज है। हमारी 1 साल की एनिवर्सरी पर मैं जुनयोंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाने घर ले गई। मेरे पापा ने लिनफेंग और उसकी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया था। जैसे ही हमने दरवाजे में कदम रखा, मेरे पापा जुनयोंग को एक तरफ खींचकर लगातार बातें करने लगे। अरे वाह, इतना अच्छा लड़का मेरा दामाद है। मेरी बेटी तो कितनी भाग्यशाली है। जुनयोंग का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया और मेरे कान भी लाल हो गए। मैंने उसे सही करने के लिए कुछ बार खांसा। पापा, जुनयोंग और मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा और जुनयोंग से बात जारी रखी। ये तो बस वक्त की बात है। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी चालें नहीं जानता। हाई स्कूल में तुम हर दिन घर से दूध की बोतल लाती थी। क्या वो मेरे दामाद के लिए नहीं थी? पिंक जुनयोंग ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, लेकिन मुझे अपने राज के खुलने पर शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि मेरा दिल भर आया। मेरे पापा बोलते रहे, ये तो बहुत अच्छा है, तुम और लिनफेंग दोनों को कोई मिल गया। 4 सालों से तुम दोनों ने किसी को डेट नहीं किया, तुम्हारी माँ और मुझे लगा कि तुम दोनों में ही कुछ गड़बड़ है। इस पर मेरी माँ बोल पड़ी, जानू तुम इसे मेरी तरह साफ नहीं देखते। मैंने तो बहुत पहले देख लिया था। ऐसा नहीं है कि ये दोनों डेट नहीं करना चाहते थे, साफ है कि दोनों के दिल में पहले से ही कोई बसा हुआ था। मेरे पापा ने आह भरी, हमारी बेटी का ये आशिक मिजाज जरूर तुमसे विरासत में मिला है। आज खाने की मेज पर हम सबने काफी शराब पी। मेरे पापा नशे में बड़बड़ाने लगे, ये मेरी बेटी है। शागिर्द उस्ताद से आगे निकल गया। उस वक्त तुम्हारी माँ ने मेरा 2 साल इंतजार किया। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने पूरे 4 साल इंतजार किया। मेरी माँ ने उन पर नजर डाली। हमारी बेटी हमसे कहीं बेहतर है। उस वक्त तुम हार मानने वाले थे, लेकिन मुझे पता था कि अगर पिंक जुनयोंग नहीं आता तो हमारी बेटी इंतजार करती रहती। मैं आज खुश थी, इसलिए मैंने भी काफी शराब पी। मेज के नीचे जुनयोंग ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से मुझसे कहा, और मत पीना, ज्यादा पीने से नशा हो जाएगा। मैं हंसी और उसकी बाहों में गिर गई, उसकी चमकती आंखों में घूरते हुए। ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगी। लिनफेंग की गर्लफ्रेंड ने मुझे कई ग्लास शराब पिलाई। मुझे पता था वो मुझसे बदला ले रही है। हाई स्कूल में लिनफेंग अक्सर मुझे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता था ताकि उसे जलन हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की इतने सालों पुरानी बात को अब भी याद रखेगी। डुक्सी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल है, क्या तुम्हें नशा हो गया है? जुनयोंग बहुत करीब झुक गया, उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। असल में मुझे नशा नहीं था,
लेकिन मैं उसके थोड़ा और करीब आना चाहती थी। तो मैंने कहा, हाँ, मेरा सिर घूम रहा है, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हो? हालांकि जुनयोंग मुझसे लंबा है, लेकिन वो बहुत पतला है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि पूरा वजन उस पर डाल दूं। डर था कि कहीं मैं उसे गिरा न दूं। मैंने मन ही मन खुद से कहा, डुक्सी, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें जुनयोंग को थोड़ा मोटा करना है। जब हम बिस्तर के पास पहुंचे तो मैंने जानबूझकर कुछ बार ठोकर खाई ताकि जुनयोंग स्वाभाविक रूप से मेरे ऊपर गिर जाए। उसके हाथ गलती से मुझ पर आ गए। उसकी घबराई हुई नजर भागना चाहती थी। मैंने एक हाथ से उसका बाजू पकड़ा और दूसरे से उसका सिर सहारा दिया और उसके कान को अपने दिल से कसकर दबा लिया। क्लासमेट पिंग जुन, क्या तुम सुन सकते हो? जुनयोंग ने उलझन भरे भाव से मेरी ओर देखा। क्या सुनूं? मैंने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे बोलने लगी। क्या तुम सुन सकते हो मेरा दिल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। तुम ये जानते हो ना, हर एक धड़कन तुम्हारे लिए मेरा अनकहा प्यार है। मुझे पिंग जुनयोंग कब से पसंद आने लगा? मैंने लंबे समय तक इस सवाल के बारे में सोचा और आखिरकार एक नतीजे पर पहुंची। जब पहली बार मैं उससे मिली तभी से मेरा दिल लगातार फड़फड़ाने लगा। कोई इतना दयालु कैसे हो सकता है कि अपनी स्कूल यूनिफॉर्म से एक अनजान आवारा बिल्ली को लपेट ले और हर दिन स्कूल के गेट पर आधे घंटे तक उसके मालिक का इंतजार करे? एक बार बारिश हो रही थी, उसके पास छाता नहीं था। वो खुद को भीगने देता, लेकिन बिल्ली के बच्चे को बारिश में नहीं भीगने देता था। उस दिन मैं असल में उसे छाता देने गई थी, लेकिन वो बहुत तेज भागा। मैं आखिर में वो छाता उसे नहीं दे पाई। शुरुआत में मैंने उस पर ध्यान दिया बिल्ली की वजह से, लेकिन आखिर में बिल्ली उसे देखने का एक बहाना बन गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बिल्ली खोने और बदले में खुद को खो दूंगी। मैंने उसे फिर से नोटिस किया क्योंकि वो हर ब्रेक में गुजरता था। मैं सोचने पर मजबूर हो गई, क्या सच में कोई क्लास खत्म होती ही वॉशरूम जाता है? बाद में मुझे पता चला कि ज्यादातर समय वो असल में ऑफिस में सवाल पूछने जा रहा होता था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्लासमेट पिंग जुनयोंग हमेशा से बहुत मेहनती रहा है। बाद में हमारे होमरूम टीचर ने क्लास 1 में अक्सर उसकी तारीफ की, ये कहते हुए कि भले ही उसकी बुनियाद अच्छी नहीं थी, लेकिन वो मेहनती था और हमें उससे सीखना चाहिए। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, मैं तुमसे सीखूंगी। जब मैंने पिंग जुनयोंग में छोटे छोटे बदलावों पर चोरी से ध्यान देना शुरू किया तो मुझे इसका एहसास बहुत बाद तक नहीं हुआ। मैं जानती थी कि चीजें पहले ही बदली नहीं जा सकती। जब से मैं छोटी थी, जो सवाल मैंने सबसे ज्यादा सुना वो था कि क्या मैं और लिनफेंग सच में प्यार करते हैं। सबको लगता था कि हम जल्दी ही डेट करने लगेंगे, यहां तक कि मेरे पेरेंट्स को भी। लेकिन भगवान गवाह है, हमारी दोस्ती सच में शुद्ध थी। अंकल लिन और मेरे पापा दशकों से अच्छे दोस्त हैं। लिनफेंग सबसे स्वतंत्र ख्यालों वाला इंसान है जिससे मैं कभी मिली हूं। जब लिनफेंग 1 साल का था तो उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया था। अंकल लिन एक वर्कहॉलिक हैं, उनका करियर बहुत बिजी है, इसलिए वो अक्सर लिनफेंग को मेरे घर छोड़ जाते थे। लिनफेंग और मैं बचपन के दोस्त कहे जा सकते हैं। हम एक दूसरे को इतना जानते थे कि ये फीलिंग किसी और में नहीं बदल सकती थी। हर बार जब क्लास की लड़कियां मुझसे पूछती कि मुझे कौन सा लड़का सबसे हैंडसम, सबसे क्यूट लगता है, तो मेरे दिमाग में हमेशा पिंग जुनयोंग का चेहरा आता था। जब भी वो विपरीत लिंग के किसी को देखता तो शर्मा जाता था। जब वो हैरान होता तो उसकी आंखें फैल जाती थीं। क्लासमेट पिंग जुनयोंग को जरूर पता नहीं होगा कि वो दूसरों की नजरों में कितना क्यूट है। उस वक्त मैं अक्सर सोचती थी कि मैं कब आखिरकार खुलेआम क्लासमेट पिंग जुनयोंग को जान पाऊंगी, कब मैं आखिरकार उसे अपना नाम बता पाऊंगी। हाई स्कूल की एकेडमिक लाइफ बहुत कठिन थी, लेकिन पिंग जुनयोंग जैसे डेस्कमेट के साथ मुझे ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी। सबने कहा कि मैं टैलेंटेड हूँ और मेरा दिमाग तेज है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जुनयोंग को लेसन समझाने के लिए मुझे हर रात घर पर टेक्स्ट बुक के फॉर्मूले और थ्योरम के साथ लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, ताकि अगले दिन मैं सवाल हल करने का सबसे आसान तरीका खोज सकूं। डुक्सी, तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं तो इस तरीके के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पिंग जुनयोंग मुझसे अक्सर यही कहता था। मैं उसकी आंखों में तारीफ देख सकती थी, साथ ही उसकी उदासी भी। मेरा दिल खुश और उदास दोनों था। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, असल में मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, तो कृपया ये मत सोचो कि तुम बेवकूफ़ हो और ये मत महसूस करो कि हमारे बीच कोई फासला है, ठीक है? जुनयोंग को गिफ्ट देना, चौराहे पर पूरी रात उसका इंतज़ार करना, उसे कन्फेस करने का इंतज़ार करना, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बहादुरी भरा काम था। बस इतना कि उस रात मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकी, बल्कि मैंने लिन फैंग का इंतज़ार किया जो मेरी तरह ही टूटे दिल वाला था। डुक्सी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड झूठी है, तुम उसे फिर कभी पसंद नहीं करोगी। लिन फैंग ने कहा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो मेरे साथ अच्छी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसे लेसन समझाऊं। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुनयोंग भी सिर्फ चाहता था कि मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद उसे लेसन समझाऊं। ये इंसान पिंग जुनयोंग जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गया। किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया।
यहाँ तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को भी सिर्फ इतना पता था कि वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और किसी दूसरे शहर चला गया। यूनिवर्सिटी के 4 सालों के दौरान मैंने वो गाने बार बार सुने जो पिंक जुनियों को पसंद थे। लेकिन क्यों, जब मैंने आखिरकार ये गाने सीख लिए तो वो इंसान जिसे मेरा गाना सुनना था वो यहाँ नहीं था। 10 अक्टूबर को मैंने डॉर्मेट्री में बहुत शराब पी और वो गाने बार बार गाए। मेरी रूममेट ने कहा कि मैं साफ तौर पर कभी प्यार में नहीं थी, लेकिन उस बार मैं इतनी टूटी हुई थी जैसे मेरा दिल 800 बार टूटा हो। आखिरकार मैंने गिटार के साथ खुद को गाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर दिया। कई दोस्तों ने मेरे लिए लाइक किया, बस उन लाइक्स में वो नहीं था। जुनयोंग, हमने पहले ही तय किया था कि तुम्हारे 17वें जन्मदिन पर मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ हो? लिन फैंग बगल वाली फिल्म एकेडमी में पढ़ता था। हम दोनों टूटे हुए दिल वाले अक्सर शराब पीने मिलते। पीने से पहले लिन फैंग हमेशा कसम खाता, मेरी क्लास की इतनी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं। मैं हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलता हूँ। किसे याद है वो इंसान जिसे उन्होंने 16 या 17 की उम्र में पसंद किया था? लेकिन जब भी उसे नशा होता वो दर्द से कहता, मैं क्या करूं डुक्सी, मैं उसे भूल नहीं सकता। पता चला कि 16 या 17 की उम्र में जिसे आप पसंद करते हो उसे आप सच में जिंदगी भर नहीं भूल सकते। मैंने उसकी कही एक भी बात पर यकीन नहीं किया। लिन फैंग रोते हुए पीता रहा। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो उसने मुझे कॉन्सर्ट में ले जाने के लिए पैसे क्यों बचाए? अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो वो हमेशा जलन क्यों करती थी? अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो जब भी मुझे देखती शर्मा क्यों जाती थी? जब वो दूसरे लड़कों को मेरे करीब आते देखती तो आहत क्यों होती थी? सिर्फ लिन फैंग ही मेरा राज जानता था और सिर्फ उसके सामने मैं दिल खोलकर रो सकती थी। बस एक दिन लिन फैंग ने मुझसे कहा, डुक्सी, मेरा पहला प्यार मेरे पास वापस आ गया। मेरा उसके साथ सुखद अंत होने वाला है। तुम्हें यकीन रखना चाहिए कि एक दिन पिंक जुनयोंग भी तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। हाँ, मुझे यकीन है, मुझे हमेशा से यकीन रहा है। और इसलिए मैंने साल दर साल इंतजार किया। जब भी मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाती थी तो मैं हमारी क्लास की ग्रुप फोटो निकालकर खुद से कहती, डुक्सी, बस थोड़ी देर और रुको। किस्मत से एक साफ और हवादार दोपहर में मुझे आखिरकार वो इंसान मिल गया जिसे मैंने 16 की उम्र में पसंद किया था। डुक्सी के साथ होने के बाद मेरी जिंदगी रंगीन होने लगी। वो मेरे लिए एक के बाद एक सरप्राइज तैयार करती रहती। हर दिन जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता मुझे एक गुड मॉर्निंग किस मिलती। डुक्सी नरमी से मेरा चेहरा सहलाती और फिर मुझे वापस कंबल में लपेट देती। थोड़ी देर और सो जाओ, जब नाश्ता तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाता और डुक्सी की पीठ को तब तक घूरता जब तक वो रसोई में नहीं चली जाती। इसी पल हाहा बिस्तर पर कूद पड़ता। वो मेरे कंबल के नीचे घुस जाता और मैं उसे पकड़कर तब तक सोता जब तक डुक्सी हम दोनों को जगाने नहीं आती। डुक्सी हा को ऊपर उठा लेती और वो गंभीरता से उस छोटी बिल्ली से कहती, पापा के सोते वक्त उन्हें डिस्टर्ब मत करो, समझे? वरना मैं 1 महीने की कैट ट्रीट्स काट लूंगी। उसके गंभीर भाव को देखकर मैं हंस पड़ता। डुक्सी हर दिन मेरे लिए अलग अलग खाना बनाती है। वो हमेशा कहती है मैं बहुत पतला हूं और मुझे ज्यादा खाना चाहिए। उसका खाना बनाने का हुनर बहुत बढ़िया है। 1 महीने बाद मेरा असल में 5 किलो वजन बढ़ गया और हाहा भी मेरे साथ मोटा हो गया। अब तो वो मीटबॉल बनने वाला है। स्केल पर बढ़ते नंबर को देखकर मैंने इल्जाम भरे अंदाज में कहा, मैं अब तुम्हारा बनाया खाना नहीं खा सकता। अगर खाता रहा तो मोटा हो जाऊंगा। डुक्सी ने अपने हाथों में रखी चीजें नीचे रखी, मेरे पास आई और बहुत गंभीर लहजे में बोली, तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल भी मोटे नहीं हो। डुक्सी सच में बहुत अच्छी है। वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती है। पहले जब भी मैं कोई गणित का सवाल हल करता तो डुक्सी कहती, जुनयोंग, तुम बहुत स्मार्ट हो, ये सोच बहुत साफ है। और अब जब मैं एक गेम जीतता हूं तो भी उसे कहना होता है, जुनयोंग, तुम कमाल हो। उसके सामने मुझे मूल रूप से कभी उदासी का एक पल भी नहीं होता। गर्मियों की छुट्टियों में डुक्सी ने कहा कि वो मुझे किसी यात्रा पर ले जाना चाहती है। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। उसने कहा, मैं साउथ जाना चाहती हूँ। मैंने पूछा क्यों? तो डुक्सी बोली, मैं वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ तुम 4 साल रहे। मैं जानना चाहती हूँ कि इन 4 सालों में तुम कैसे रहे। हम ट्रेन से गए। जब हम पहुंचे तो जानी पहचानी सड़कों और रास्तों को देखकर यादें तुरंत मेरे दिमाग में भर आईं। शुरू में मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और अपनी सपनों की यूनिवर्सिटी में नहीं जा सका। उस वक्त मैंने अपने अतीत की हर चीज से नाता तोड़ने की ठान ली थी। इसलिए मैंने अपने घर से बहुत दूर एक जगह चुन ली। असल में उन 4 सालों में मैंने डुक्सी के बारे में बहुत बार नहीं सोचा। पढ़ाई, पाठ, टाइम, काम, प्रतियोगिताएं, लेकिन वो मेरे दिल से कभी गायब नहीं हुई। तब से जब भी मुझे ठंडी हवा का झोंका आता मुझे डुक्सी की याद आती।
जब भी मैं चमकते चांद को देखता तो भी मुझे डुक्सी की याद आती। मैंने खुद से पूछा, मैं क्या याद कर रहा था? मैं सच में किसके लिए उदासीन था? बस इतना कि मैं अपने अतीत के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाया। मैं उस संवेदनशील, कमजोर, डरपोक और असुरक्षित खुद को माफ नहीं कर पाया। सोचता हूँ, अगर मैं डुक्सी से दोबारा नहीं मिला होता तो शायद सारी उम्र अपनी यादों में ही जीता। शुक्र है, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया। मैंने डुक्सी से पूछा, इन 4 सालों में क्या तुम्हें सच में कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो तुम्हें पसंद आया? बीजिंग में इतने सारे हैंडसम और बेहतरीन लोग हैं। डुक्सी बस मुस्कुराई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घूरने लगी। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? उनके लिए बेहतर लड़कियां होंगी जो उनके जोड़ीदार होंगी, और डुक्सी पिंग जुनयोंग की है। वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और मेरी आंख के कोने पर एक चुम्बन रख दिया। फिर बोली, जुनयोंग, मैं चाहती हूं कि तुम याद रखो, मैं तुम्हारी हूं, हमेशा तुम्हारी। इस पल मेरी दुनिया मानो थम सी गई और मैं अपने दिल की बेतहाशा धड़कन सुन सकता था। उसने कहा, पिंग जुनयोंग, तुम इस जिंदगी बच नहीं सकते। साउथ से लौटने के बाद डुक्सी बिजी हो गई। उसने बताया कि उसकी एडवाइजर विदेश रिसर्च के लिए गई हैं और उसे फर्स्ट ईयर के जूनियर्स को मेंटर करने में मदद करने को कहा है। डुक्सी की क्लास हमेशा सुबह की आखिरी क्लास होती थी। उसने मुझसे कहा, नहीं, क्या तुम मुझे हर दिन लेने आ सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगी। पहले तो मुझे सच में लगा कि डुक्सी मुझे खाना खिलाने ले जाना चाहती है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो बस ये दिखाना चाहती थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसका इंतजार करता है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो अगली बार पूछना। क्लासरूम शिकायतों से भर गया। जूनियर ने कहा, डुक्सी बहुत क्रूर है, खाना मिलना पहले से ही मुश्किल था और अब हमें यह पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डुक्सी बहुत समय की पाबंद थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वो अपना लैपटॉप लेकर बाहर निकलती, फिर सबकी नज़रों के सामने मेरे पास आती, मुस्कुराती और मेरा हाथ पकड़ लेती। जुनयोंग, चलो घर चलते हैं। एक बार डुक्सी ने शायद ही कभी ओवरटाइम पढ़ाया, तो मैं उसका इंतजार करने के लिए क्लास की पिछली रो में बैठ गया और साथ ही उसका लेक्चर भी सुनने लगा। पोडियम पर डुक्सी ऊर्जा और जीवन से भरी हुई थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं हाई स्कूल में वापस चला गया हूँ, उस समय में जब वो मुझे पढ़ाती थी। थोड़ी देर सुनने के बाद मुझे असल में नींद आ गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो डुक्सी मेरे सामने खड़ी थी। मुझे रंगे हाथों पकड़े जाने की शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, डुक्सी ने सैकड़ों लोगों से भरे बड़े लेक्चर हॉल में गगनभेदी जयकारों के बीच अपनी पीठ के पीछे से फूलों का एक गुलदस्ता निकाला। जुनयोंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बाद में डुक्सी ने मुझे कबूल किया कि उस दिन उसने जानबूझकर ओवरटाइम पढ़ाया था और असल में वो काफी समय से मुझे प्रपोज करने का प्लान बना रही थी। उसने कहा, मैं बस दूसरे कपल से अलग होना चाहती थी और मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ थे। डुक्सी ने हर क्लास में हमारी कहानी सुनाई थी। 1 महीने बाद पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गया कि उसके जीवन में एक शख्स है जिसे वो कई सालों से पसंद करती है। डेटिंग शुरू करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि डुक्सी कितनी चिपकू है। उसे हमेशा मुझसे चिपके रहना पसंद था। अगर मैं बाथरूम में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा देता तो वो दरवाजा खटखटाती, जुनयोंग, जल्दी बाहर आओ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। लेकिन हाल ही में मैंने नोटिस किया कि डुक्सी मुझसे उतना चिपक नहीं रही थी। वो हमेशा अपने फोन पर टाइप करती रहती थी और कभी कभी तो बेवकूफ़ों की तरह खिलखिलाती भी थी। अच्छा नहीं है, ये सच में अच्छा नहीं है। मैं करीब झुका, ये देखना चाहता था कि डुक्सी क्या कर रही है, लेकिन उसने अपना फोन पलट कर नीचे रख दिया। फिर मेरी बाहों में सिमट आई और प्यार से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से भूख लगी है? मैंने भौहें चढ़ाई और कुछ सेकंड के लिए डुक्सी को घूरा और पूछा, तुम हर वक्त अपने फोन पर क्यों रहती हो? क्या तुम्हारा दिल बदल गया है? पहले तो डुक्सी हैरान रह गई, फिर वो हंसी और मेरे सिर पर हल्के से थपकी दी। जुनयोंग, तुम कितने सिली हो। अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो ठीक है, उन्हें जरूर पता चल जाएगा। एक दिन मैंने सच में डुक्सी का छोटा सा राज खोज लिया। उसने एक क्लोन अकाउंट बनाया था और वीबो पर हमारी लव डायरी रिकॉर्ड करती थी। अब उसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैंने उत्सुकता से उसे क्लिक किया और शर्मा कर लाल चेहरा लिए वहां से निकला। पहली बार जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो उसके होंठ इतने मीठे और मुलायम थे जैसे ताजी चुनी हुई स्ट्रॉबेरी। हेल्प! मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ सोने के लिए कैसे मनाऊं? मैं सच में उसकी बाहों में सोना चाहती हूँ। मैं हर रात उसके लिए गाना चाहती हूँ। कल मैं कमेंट्स देख रही थी, सब बहुत एंथुजियास्टिक हैं, लेकिन मेरा कोई और इरादा नहीं है, ठीक है? मैं बस अपने बॉय